से। ओके, एक काम करते हैं, इसको देख भी लेते हैं, छोड़ो चलिए। हाँ, इसमें टेम्पलेट का पेज ही खोल लेते हैं। तो मैंने कैसे इम्प्लीमेंट किया था ना, जैसे इसमें हमारे यहाँ क्या है, जैसे दो क्लाइंट्स हमें बनानी थी अलग अलग, जो क्लाइंट ऑब्जेक्ट जो डेटाबेस से कम्युनिकेट करते हैं, बट उनमें बहुत सारी चीज़ें कॉमन थी। बहुत सारी चीज़ें जैसे कंपोजिशन में, उसमें क्या करते हैं टेम्पलेट में कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कॉमन इंप्लीमेंटेशन रख देते हैं और उसको एज ए टेम्पलेट क्लास ट्रीट करते हैं। और जितने चाइल्ड क्लासेस होते हैं, उस टेम्पलेट के अंदर जैसे एक मेथड डिफाइन कर दिया तुमने, जैसे कुछ काम कर रहा है, उसके बाद कुछ पार्ट जो है वो फिर दोनों के लिए अलग होगा, तो उसको एज ए एब्स्ट्रैक्ट मेथड डाल दिया। एल सी की इसमें दिया है कि नहीं, जैसे काम। हाँ, मैं बस विवेक वो ना एक वो कर दो, जो गैंग ऑफ फोर का जो डायग्राम है ना वो शेयर करके एक्सप्लेन कर दोगे तो क्लियर हो जाएगा आई गेस। या कोई भी डायग्राम इसका, कोई भी पैटर्न का हम डायग्राम से डिस्कस कर लेंगे ना, तो जैसे बाद में क्या होता है कि अगर रिकॉल करना है या कुछ ऐसा इम्प्लीमेंटेशन पे भी जाना है ना, तो वो हेल्प कर देगा। हाँ, तो अपना स्क्रीन ही शेयर कर लेना बेटर है। हाँ, स्क्रीन शेयर मैं ट्राई तो कर रहा हूँ पर शेयर नहीं हो रहा, मेरे से शेयर नहीं हो रहा। क्लिक करने कुछ हो ही नहीं हुआ। दिखे मेरा स्क्रीन तो बताना। आ गया। हाँ, ओके, सो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है ना, और उसमें अगर तुम एक टेम्पलेट मेथड हम डिफाइन करते हैं, जैसे कोई कॉमन दो कंक्रीट इंप्लीमेंटेशन करने हैं जिसके अलग अलग काम है, पर वो कुछ कॉमन स्टेप्स हैं जो शेयर करते हैं, तो हम एक टेम्पलेट मेथड बना देते हैं जैसे इसमें देख रहे हो। और टेम्पलेट मेथड के अंदर से तुम्हारे कुछ स्टेप्स कॉल होते हैं, जैसे 1 2 3 4 जो है, ये टेम्पलेट के अंदर की डेफिनेशन इसमें देखो बताया है। टेम्पलेट मेथड की डेफिनेशन, स्टेप 1 इफ, स्टेप 2 तो स्टेप 3 करो, एल्स स्टेप 4 करो। अब इट्स पॉसिबल कि स्टेप 1 2 3 उनमें कॉमन भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है। सो इफ दे आर कॉमन कुछ चीजें, तो उसका एब्स्ट्रैक्ट इंप्लीमेंटेशन एब्स्ट्रैक्ट मेथड में ही दे सकते हो, और अगर अलग अलग है तो कंक्रीट में क्लासेस उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो क्या होगा, टेम्पलेट जो पूरा तुम्हें जो काम करना है काम वही होगा, पर उनमें मतलब कंक्रीट लेवल पे कुछ कुछ स्टेप्स जो है दोनों क्लासेस की अलग अलग हो सकती हैं। इसका सूडो कोड इन्होंने कैसे बताया है, गेम या नहीं, एक्चुअली आई एम नॉट द बेटर पर्सन टू एक्सप्लेन दिस, क्योंकि मुझे अभी एग्जैक्ट एग्जांपल नहीं आ रहा है, पर या ऐसे ही होता है। मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है, अगर मैं थोड़ा सा बोलता हूँ फिर तुम ना ले लेना आगे। जैसे अगर मान लो कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना है, राइट, तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना है तो तुमने एक बिल्ड नाम का मेथड अपने उसमें पेरेंट क्लास में बना दिया, जो तुमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बताया ना उसमें। और वो बिल्ड मेथड है, उसके अंदर तुमने बहुत सारे अंदर उसके अंदर मेथड कॉल कर दिए, जैसे कि बिल्ड वॉल, अप्लाई सीमेंट, बिल्ड बेसमेंट, बिल्ड फाउंडेशन, उसके बाद बिल्ड रूफ, इस तरह से 3-4 मेथड उसके अंदर डाल दिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर। अब उसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर मे बी तुम शायद बिल्ड फाउंडेशन को इम्प्लीमेंट कर दोगे, राइट? क्योंकि सो द आइडिया हियर इज कि हम लोग मान लो कि हम एक बनाना चाहते हैं कंक्रीट का हाउस, एक स्टोन हाउस बनाना चाहते हैं, एक ब्रिक का हाउस बनाना चाहते हैं, और एक शायद ग्लास हाउस बनाना चाहते हैं ऑफिसेस की तरह। बट सब में लेट्स सपोज कि सब में फाउंडेशन जो है वो एक ही तरह का होगा, ठीक है? तो फाउंडेशन को जो बेस क्लास है वो इम्प्लीमेंट कर देगा, उसको बॉडी प्रोवाइड कर देगा, और बाकी जो मेथड्स हैं जैसे प्रोवाइड मटेरियल वाला, उसको वो एब्स्ट्रैक्ट रखेगा। तो उसको जो जैसे मान लो कि जो ग्लास बिल्डिंग उसको एक्सटेंड करेगी, तो ग्लास बिल्डिंग उसको ओवरराइड कर देगी, अपने उसको बॉडी प्रोवाइड कर देगी। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि जो भी कॉल करेगा वो बेस क्लास का बिल्ड मेथड ही कॉल करेगा, और बेस क्लास का बिल्ड मेथड जो है वो फिर सब क्लास के इम्प्लीमेंटेशंस को यूज कर लेगा। आई थिंक ये थोड़ा सा एक ट्रिकी कॉन्सेप्ट है इसमें टेम्पलेट डिजाइन पैटर्न में, कि हम लोग यूजुअली क्या पैटर्न फॉलो होता है कि जो सब क्लासेस होते हैं वो पेरेंट क्लास को के मेथड को कॉल करते हैं, राइट? बट इसमें उल्टा हो रहा है, इसमें पेरेंट क्लास जो है वो सब क्लास के इम्प्लीमेंटेशंस को कॉल कर रहा है। यस, यू कैन से दैट, या। हाँ, तो इसको मतलब एक नाम दिया जाता है, इसको हॉलीवुड इफेक्ट बोलते हैं। ओके। हाँ, हॉलीवुड इफेक्ट या हॉलीवुड प्रिंसिपल, मतलब कि अगर तुम्हें एक्टिंग सीखनी है तो तुम मतलब एक्टिंग करनी है तो तुम हमें कॉल मत करो, हम तुम्हें कॉल करेंगे इफ यू आर गुड। सो
वो वाला वो इफेक्ट ये है कि मतलब इसमें कि जो आपको पेरेंट क्लास है वो चाइल्ड क्लास के मेथड को कॉल करेगा rather than the opposite which is usual. मैंने पहली बार टर्म सुना हॉलीवुड प्रिंसिपल। अब बॉलीवुड प्रिंसिपल ही बोल सकते, यहाँ भी यही अप्लाई होता है। नहीं नहीं, अंग्रेजों ने बनाया तो हॉलीवुड बोलेंगे। ओके, आई थिंक ये सही है, एग्जांपल तुमने अच्छा दिया। और इसमें कुछ गेम्स वगैरह का दिया है, इसलिए मैंने नहीं वो रिलेट उतना नहीं कर पाते हम लोग रियल वर्ड से। हाँ, बट वो कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग दैट्स अ गुड एग्जांपल। तो इसमें और कुछ ड्रिल डाउन करना है क्या? आई थिंक और देख सबको समझ में आ गया कि नहीं, ये देख लेते हैं पहले। मैंने तो किया हुआ है, ये नाम नहीं पता था एज यूजुअल। अच्छा। हाँ, ये तो इसका बस वही है, मुझे लगता है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास रखना ही एक वो वाला है, बस इसको इसलिए बोल देते हैं टेम्पलेट, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास आप रखो, उसमें कुछ एब्स्ट्रैक्ट बना दो जिनको लोगों को जो प्रिमिटिव ऑपरेशंस दूसरे कंक्रीट क्लासेस पे इंप्लीमेंट करनी है। बाकी एक जितने टेम्पलेट मेथड्स रखने हैं वो टेम्पलेट मेथड्स रख दो। और फिर ओके, आई थिंक हम 4 ही लोग हैं, तो फिर हम नेक्स्ट पे मूव ऑन कर सकते हैं। एक बार ना मैं वो दिखा देता हूँ उसका, मैं जहाँ पढ़ा था मैंने। ओके, अगर पॉसिबल है तो मैं वो दिखा देता हूँ। शेयर कर दो फिर। हाँ नहीं, तुम ही खोल दो ये लिंक को, तुमने किया शेयर ऑलरेडी। ओके, ओके, हाउस, क्लास हाउस। थोड़ा सा वो कर लो, हल्का ब्लर हो रहा है, थोड़ा सा बड़ा हो सकता जूम कर लो। ये इमेज अभी ब्लर है क्या? है। ठीक है। ओके, हाउस, बिल्ड हाउस, अच्छा उसके अंदर डेकोरेट हाउस, ये सारी चीजें कॉल हुई हैं। हाँ, तो वो पहले वाला जो है वो पेरेंट क्लास है, और उसके अंदर आई थिंक जो मेन मेथड जो तुम कह रहे थे ना कि बिल्ड हाउस इज द मेथड, जिसको जो टेम्पलेट मेथड है अपना, और उसके अंदर ये सारे मेथड्स कॉल होंगे अंदर जो पड़े हैं। और आई थिंक ये दो कंस्ट्रक्ट रूट और कंस्ट्रक्ट बेस, ये शायद प्राइवेट उसके वो है मेथड्स हैं, बाकी पब्लिक मेथड्स हैं। तो बाकी मेथड्स को अदर पीपल कैन चूज टू ओवरराइड, बट ये इसका बॉडी जो है वो ये पेरेंट ही प्रोवाइड कर देगा। सो दीज विल बी रीयूज्ड। ओके, और यहाँ बिल्ड हाउस के अंदर ये सारे मेथड उसने दिखाया भी है, और ये फाइनल है, इट कैन नॉट बी ओवररिडन। हाँ हाँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट था, राइट, वो मैं भूल गया था। ओके, जो टेम्पलेट मेथड है वो फाइनल होगा, उसको अगर ओवरराइड कर लिया फिर वो टेम्पलेट रह ही नहीं जाएगा। बट ये डिबेटेबल है, कहीं मतलब ये मेंशन करता है कहीं नहीं करता है। पैटर्न्स के थ्रू मैं जाता हूँ ना, अब किसी को पूरा टेम्पलेट ही चेंज करना है, देन द पर्सन कैन डू इट। अच्छा, मतलब फाइनल को तुम कह रहे हो ना? हाँ, फाइनल को। अच्छा, हाँ, तो फिर वो आई थिंक वो फिर फाइनल वो फिर टेम्पलेट नहीं रह जाएगा ना, डिजाइन पैटर्न। हाँ, यस, वो भी कह सकते हो, टेम्पलेट फिक्स होना चाहिए। ओके, आई थिंक ये बहुत सिंपल है, और आई थिंक इसको सही मेथड है, सही प्रिंसिपल है अगर सही से यूज करना चाहो तो, बट मे बी बहुत कम जगह अप्लाई हो शायद। नहीं, एक्चुअली मैं अभी तक 3 प्रोजेक्ट में इस्तेमाल तो कर ही चुका हूँ, लगातार 3 कंपनीज में। अच्छा, तो चल रहा है, यूज होता है। अच्छा, ओके, सो शैल वी मूव ऑन टू नेक्स्ट? हाँ ठीक है। ओके, बिहेवियरल पे वापस जाते हैं। सो इतने पैटर्न्स हैं, अब बताओ भाई इसमें से कौन सा जाते हैं? स्ट्रेटजी आई थिंक सबने किया होगा। ये मत स्ट्रेटजी और कंपोजिशन में मुझे डिफरेंस नहीं समझ में आता। स्ट्रेटजी और कंपोजिशन सिंपली जो जैसे स्ट्रेटजी में मैंने क्या होता है, किसी अगर एक क्लास अलग अलग स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है ना, तो उसके अंदर कंस्ट्रक्टर में जो स्ट्रेटजी वाली क्लास है उसको ऑब्जेक्ट पास करते रहो, अलग अलग ऑब्जेक्ट पास करोगे, अलग अलग स्ट्रेटजी मिलती रहेगी। नहीं, वो मैं समझ गया। तुम एक चीज ये बताओ कि कॉम्पोजिशन कोई पैटर्न है क्या? नहीं ना? नहीं, मतलब सिंपली तो स्ट्रेटजी तो कॉम्पोजिशन इंप्लीमेंट करता है ना। इट इज कंपोज्ड ऑफ वेरियस स्ट्रेटजी। जो आपकी नेविगेटर क्लास होती है, जो नेविगेटर ये इसमें जो लिखा है, इट कंपोजेज योर डिफरेंट स्ट्रेटजी। तो
ये कॉम्पोजिशन यूज होता है बार कि जितनी भी स्ट्रेटजी बनानी है, एक स्ट्रेटजी मतलब कि इंटरफेस या जो भी होगा, उसके बाद कंक्रीट स्ट्रेटजीज होंगी दुनिया भर की, और उन्हीं कंक्रीट स्ट्रेटजीज को ये मतलब उसको कंपोज करेगा, सॉरी, इंटरफेस, और उसके थ्रू कौन सी स्ट्रेटजी का ऑब्जेक्ट उसको पास करना है, वो उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते टाइम नेविगेटर का या जो भी, वो पास करेगा। तो मुझे लगता है कॉम्पोजिशन इम्प्लीमेंट करता है ये, और ये है तो है पता नहीं। आई थिंक वर्क बाय इंटरफेस या एब्स्ट्रैक्ट क्लास कह लो, जो प्रिंसिपल हम पढ़ते हैं, डोंट वी शुड नॉट लाइक डायरेक्टली वर्क ऑन द कंक्रीट क्लासेस, उसको फॉलो करते हैं जो जहाँ जहाँ स्ट्रेटजी ऑटोमेटिकली हम फॉलो कर रहे हैं। कुणाल, आई थिंक सबने यूज किया होगा, पर सब आई थिंक 100% लोग करते हैं ये, बस सबको नाम नहीं पता होता है, स्ट्रेटजी कहते हैं। हाँ, मैंने एक जगह अप्लाई किया था, बट अप्लाई करने के बाद आई वाज नॉट श्योर कि ये स्ट्रेटजी है कि नहीं। अब ये तुम अगर डायग्राम देखोगे, हाँ। अच्छा साइड से सबसे अच्छी बात यही है कि ये डायग्राम बना के समझा दे रहा है। हाँ, तो इसमें ये नेविगेटर लिया है, रूट स्ट्रेटजी, इसमें कोई भी अब ये कंक्रीट क्लासेस के कंस्ट्रक्टर में कुछ भी पास करते रहो और ये तुम्हारे बिल्ड रूट की डेफिनेशन चेंज होती है। एक्चुअली स्ट्रेटजी का मेनली यूज तब करते हैं जैसे कि हमारे पास कई सारी एल्गोरिथम है, ठीक है, और हाँ, कई सारी एल्गोरिथम है और कई सारे मतलब सेट हैं, तो वो एल्गोरिथम जैसे कि हमारे पास 10 क्लासेस हैं, लेट्स से 10 क्लासेस हैं, उनमें करीब 4 क्लासेस में एक तरह की एल्गोरिथम लग रही है और 2 क्लासेस में एक तरह की एल्गोरिथम लग रही है, मतलब इस तरह से ग्रुप्स हैं। तो हम उन सारी एल्गोरिथम्स को अलग एक स्ट्रेटजी की तरह लिख लेते हैं, और बेस्ड ऑन एक्चुअली प्रॉब्लम ये होती है ना कि फॉर एग्जांपल हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस अवॉइड करते हैं जनरली। क्या होता है कि जैसे एक बेस क्लास है ए और उसकी कुछ मेथड्स प्रॉपर्टीज हैं और उसकी 2 चाइल्ड फिर उसकी चाइल्ड क्लासेस हैं, तो कई बार होता है कि कुछ सेट ऑफ चाइल्ड क्लासेस जो होती हैं उनका उन पे जो एल्गोरिथम लगनी है वो डिफरेंट है, तो हम उसको बेस पे नहीं लिख सकते, राइट मतलब हमें मल्टीपल इनहेरिटेंस चाहिए, तो उसको हम स्ट्रेटजी से यूज करके करते हैं, क्योंकि स्ट्रेटजी इंजेक्ट कर देते हैं तो जो सेट ऑफ क्लासेस जो एल्गोरिथम चाहती है हम वो पास कर देते हैं एज अ रेफरेंस। इसका एक इसका एग्जांपल एक मैं देना चाहूंगा, जैसे हाँ, कि आप एनक्रिप्शन एल्गोरिदम यूज करना चाहते हो, जैसे आपका एनक्रिप्ट मेथड होगा, ठीक है, तो एनक्रिप्शन स्ट्रेटजी होगी आपका इंटरफेस, और आपका एईएस जो भी इंक्रिप्शन है और डीईएस और जितने भी इंक्रिप्शन हैं वो कंक्रीट इम्प्लीमेंटेशन होंगे उसके इंक्रिप्शन स्ट्रेटजी के। उसके बाद जब जो भी आप यूज करना चाहते हो उस मतलब इंटरफेस को आप कंपोज करते रहोगे उसमें, जो भी आपकी नेविगेटर या जो कंटेक्स्ट है जिसमें, और उसके बाद वही एनक्रिप्ट कॉल करोगे आप उसका एनक्रिप्शन स्ट्रेटजी का, और वही जैसे कि जब आप उसका पास करने वाले होगे तो आप उसमें ये पास करोगे कि न्यू एईएस एनक्रिप्शन स्ट्रेटजी, और वो उसके इंटरफेस में एनक्रिप्ट मेथड होगा एनक्रिप्शन स्ट्रेटजी के, तो वो आपका एनक्रिप्ट करेगा उसका। ऐसे ही है। साइड में रियल वर्ल्ड भी दिया हुआ है, जैसे एयरपोर्ट या कहीं जाना है तो देयर कैन बी मल्टीपल स्ट्रेटजी, साइकिल से जाते हैं, कार से, राइट। एनीथिंग कुणाल यू वांट टू ऐड? यार मैं अपना रैप अराउंड ही कर रहा हूँ अपना हेड। ये बहुत सिंपल लग रहा होगा, क्योंकि मुझे बहुत सिंपल लगता है ये पैटर्न। ये एक्चुअली कोड रीयूजेबिलिटी पे बहुत काम है। अभी मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, एक्चुअली मुझे वहाँ यूज करना है इसे, इसीलिए मैं थोड़ा सा उसमें क्या है कि मेरे पास कुछ एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट मान लो कि एक डेटा पॉइंट करके कोई क्लास है और उस पे डेटा पॉइंट की 50 टाइप्स हैं, 50 डिफरेंट टाइप्स हैं, और ये रियल मैं बता रहा हूँ जिससे मैं काम कर रहा हूँ। तो 50 में से करीब मैंने उसकी ग्रुपिंग की है। एक्चुअली मैक में लॉगिन, अगर दूसरे लैपटॉप में लॉगिन होता तो मैं दिखा देता कि मैंने उसका पूरा डायग्राम भी बनाया है, यूएमएल वगैरह बना रखा है। तो उसमें क्या है कि कई जैसे सेट ऑफ 6 क्लासेस हैं, आउट ऑफ 56 ऐसी हैं जिनका एक मेथड है जो मुझे 6 क्लास में लिखना है। एक कोड है जो मुझे 6 क्लासेस में लिखना है।
मतलब 6 क्लासेस के लिए एप्लीकेबल है। कुछ कोड हैं जो 2 क्लास में एप्लीकेबल है, कुछ 4 में, इसी तरह 50 में कई सारे डिफरेंट टाइप ऑफ कोड स्टेप्स हैं जो मुझे लिखने हैं। एक तरीका हो सकता है कि मैं बेस क्लास बनाऊं और जितनी भी क्लासेस हैं उन पे वो, मतलब मैं इनहेरिटेंस पूरी मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं यूज कर सकता, तो बेस क्लास में मैं नहीं लिख सकता क्योंकि सबके अलग अलग बिहेवियर है। तो यह उनका मैं कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन में सारे 6 क्लास में वो कॉपी करूं, फिर 4 क्लास में अलग कॉपी करूं, 2 क्लास में अलग कॉपी करूं, तो मैं उसकी कई सारी कॉपीज बना रहा हूँ। यहाँ की कोड रीयूजेबिलिटी नहीं है। तो दूसरी अप्रोच क्या होगी कि मैं, लेट्स से मेरे पास 6 तरह की एल्गोरिथम है, तो मैं 6 एल्गोरिथम को 6 अलग अलग क्लासेस में लिख देता हूँ और एक इंटरफेस बना देता हूँ कि जब ये पार्ट मुझे कॉल करना है तो मैं इस इंटरफेस जो भी स्ट्रेटजी मैं पास कर दूं और फिर उसे एग्जीक्यूट करा लूं। तो मैं मतलब काफी ज्यादा कोड जो डुप्लीकेट होने जा रहा है, जो मैं 50 क्लासेस में अलग अलग लिखने जा रहा हूँ, उसको हटा के सिर्फ मैं 5 क्लासेस में लिख रहा हूँ, वो बाकी क्लासेस खुद से उसे यूज कर लेंगी। तो ये मैं अभी समय कर भी रहा हूँ। अच्छा, So I think we are good. अच्छा, एक एग्जांपल और है इधर, देखते हैं इसे समझ में आता है कि नहीं। सो ये क्या है कि मान लो तुम्हें अपना कुछ कंटेंट पब्लिश करना है, तो क्या करो कि बहुत सारे डिफरेंट जैसे चैनल्स हमारे पास हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, गूगल है। सो अब ये सारे चैनल्स जो हैं, इनको यूज करके हम अपने कंटेंट को पब्लिश कर सकते हैं। सो हम लोग क्या करेंगे कि एक इंटरफेस बना लेंगे, बेसिकली सोशल मीडिया स्ट्रेटजी। और वो सारे इंटरफेस जो है बेसिकली कनेक्ट मेथड एक प्रोवाइड करेगा, जिसको हमारे सारे के सारे डिफरेंट जो चैनल्स हैं वो उसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे। जैसे गूगल प्लस स्ट्रेटजी हो गया, एक हो गया फेसबुक स्ट्रेटजी, एक हो गया ट्विटर स्ट्रेटजी। अब ये सारे जो है उनको बॉडी प्रोवाइड कर दिए, और फिर हमारा एक्चुअल जो इम्प्लीमेंटेशन होगा उसमें हमने अपना ये सोशल मीडिया कॉन्टेक्स्ट डाला हुआ है, और इसके अंदर हम लोग जो भी स्ट्रेटजी को इंक्लूड करेंगे उसका हमें इम्प्लीमेंटेशन मिल जाएगा बेस्ड ऑन दिस। अगेन उसी में है, अगर तुम दिखाना चाहो। थोड़ा सा नीचे डायग्राम है एक। सो इसमें ये जो है, इसमें एक्चुअली जो इम्प्लीमेंटेशन हमारी क्लास कौन सी होगी? गूगल ये सारी स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट होगी और सोशल मीडिया कंटेक्स्ट इंप्लीमेंटेशन होगा। जो कॉल करेगा, कंटेक्स्ट से कॉल करेगा कनेक्ट को, बेस्ड ऑन द concrete class it will call the strategy. Means if it is Google, it will call Google plus the strategy. Like we'll inject the strategy while creating the we'll inject this method is there, right? Set social media strategy. So before calling we will set the social media strategy and then the respective strategy will be used. हाँ, ये वही तो है जैसे एन्क्रिप्शन वाला जो मैंने बताया। तो सिंपल एग्जांपल वो भी है कि जब भी कोई मेथड वगैरह डिफाइन करते हो, लोग नहीं कहते हैं वी शुड कीप द पैरामीटर एज एब्स्ट्रैक्ट और इंटरफेस, वी शुड वर्क ऑन दैट ओनली, नॉट द कंक्रीट क्लासेस। इवन ये डेटाबेस कनेक्टर जैसे मल्टीपल डेटा सोर्स हो गए डेटाबेस के, तो हम एक अडॉप्टर मैनेजर लिख देते हैं, राइट, डीबी मैनेजर। तो डीबी मैनेजर में हम एक मेथड डिफाइन करते हैं कनेक्ट टू डेटाबेस और कनेक्ट और ओपन कनेक्शन। सो वो बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट होता है और बेस्ड ऑन डिफरेंट डेटा सोर्सेस दे इम्प्लीमेंट देयर ओन स्ट्रेटजी ऑन दैट बेसिस। बट इसका एग्जांपल हमने लास्ट सेशन में भी दिया था, किसी डिजाइन प्रिंसिपल में इस पे दिया था, ऑब्जर्वर पे दिया नहीं। ऑब्जर्वर तो इवेंट बेस हो गया,
किसी एक पे और एग्जांपल ये वाला दिया था हमने। क्या चीज? अच्छा, इसमें मुझे ये बताओ, अभी जैसे ऑब्जेक्ट्स को समझना है, राइट? जैसे अभी सोशल मीडिया कॉन्टेक्स्ट को आप कह रहे हो कि उसमें हम स्ट्रेटजी सेट कर देंगे रन टाइम पे, और उसके बाद हम लोग उसका कनेक्ट मेथड कॉल कर लेते हैं, राइट? तो वो कनेक्ट मेथड जो है फिर वो एक्चुअली स्ट्रेटजी का कनेक्ट मेथड को कॉल करता है, राइट? कैसे Yes. डिस्पैच, कैसे हाँ कॉल करता है कॉल? हाँ ये देखो, अगर इसमें तुम इस वाले में देखोगे, इसने बताया है रूट इक्वल टू बिल्ड स्ट्रेटजी। इसमें बिल्ड रूट का इम्प्लीमेंटेशन इसने हिंट दिया है, कैसा कर सकते हो। मतलब जो भी आप इंजेक्ट करोगे ना हाँ। उसी को कॉल कर देगा। इसमें हिंट दिया है बिल्ड रूट का इम्प्लीमेंटेशन ऐसे कर सकते हो। तो बिल्ड रूट का इम्प्लीमेंटेशन तुमने कर दिया, अब इसने रूट स्ट्रेटजी मुझे एक बार कॉल डिस्पैचर बताओ कि कॉल कैसे डिस्पैच होता है। सबसे इंपॉर्टेंट तो आई थिंक वही समझना है। नहीं देखो, तुमने यहाँ पे रूट स्ट्रेटजी को इंजेक्ट किया नेविगेटर पे, ठीक है। हाँ, तो अब मान लो तुमने रोड कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन रोड है, तो तुम हाँ, रोड को इंजेक्ट करोगे एज एन इंटरफेस। तो जब भी हम बिल्ड रूट कॉल कर रहे हैं ना, तो बिल्ड रूट के अंदर ही बिल्ड रूट कॉल हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल रोड स्ट्रेटजी जो इंटरफेस है, रोड स्ट्रेटजी वो इम्प्लीमेंट कर रहा बिल्ड रूट, राइट, डिफाइन कर रहा है। तो रोड स्ट्रेटजी भी बिल्ड रूट इम्प्लीमेंट कर रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो जब हमने इसको इंजेक्ट किया तो बिल्ड रूट जो ए बी नेविगेटर में कॉल हो रहा है, उसके अंदर जो भी हमने अभी जो ऊपर कंस्ट्रक्टर में या मेथड के थ्रू जो इंजेक्ट किया, उसके इंस्टेंस को डॉट बिल्ड रूट कॉल कर देंगे, तो वो अपने आप रिस्पेक्टिव क्लास से ले लेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हम दे ही रहे हैं ना उसका इंजेक्शन में। अच्छा, मतलब while injecting a road strategy, we are giving the object of road strategy inside, so that object will automatically call its own implementation. सूडो कोड यहाँ भी दिया होगा तुम्हारे उसमें, ये इसमें सूडो कोड इसका भी दिया होगा, राइट? सोशल कॉन्टेक्स्ट। हाँ, ये देखो इसमें दिया है, सेट किया पहले, फिर उसी को कॉल कर लिया, एक एज ए प्रॉपर्टी डिफाइन कर रखा ऊपर, आई सोशल मीडिया स्ट्रेटजी। अच्छा, और स्ट्रेटजी डॉट कनेक्ट कॉल कर दिया, और अल्टीमेटली उसमें जाना नीचे, इसका डेमो जो है उसमें लास्ट में। अच्छा, हाँ, डेमो वो लास्ट में मेन मेथड होगा। हाँ, तो यहाँ पे इसने सोशल मीडिया कॉन्टेक्स्ट बनाया, फिर सेट किया, फिर कॉल कर दिया। कॉन्टेक्स्ट डॉट कनेक्ट किया, तो कॉन्टेक्स्ट डॉट कनेक्ट किया तो फिर वो फेसबुक का कॉन्टेक्स्ट डॉट कनेक्ट कॉल हो गया। हाँ, इंटरनल। इसमें जो ये वो कर रहा है ना, जैसे न्यू फेसबुक स्ट्रेटजी पास कर रहा है, न्यू ट्विटर स्ट्रेटजी पास कर रहा है, तो ऐसे ही हर जगह स्ट्रेटजी पैटर्न यूज करते हैं, तो ऐसे ही पास करते हैं। लाइक कि मेरे एग्जांपल में ये था कि मेरे को चैट क्लाइंट है मेरा क्लास, ठीक है। चैट क्लाइंट के पास सेंड मेथड है, और चैट क्लाइंट जो है वो एनक्रिप्शन स्ट्रेटजी यूज करके उस सेंड करेगा वो मैसेज को। तो मैं ऐसे कॉल करूंगा कि न्यू चैट क्लाइंट, और उसमें पास करूंगा न्यू टीएस एनक्रिप्शन या एईएस एनक्रिप्शन, हाँ। और फिर मैं उस चैट क्लाइंट के ऑब्जेक्ट डॉट सेंड कॉल कर दूंगा। सेंड मेथड के अंदर ही वो पहले एनक्रिप्शन स्ट्रेटजी डॉट एनक्रिप्ट करेगा और फिर सेंड कर देगा। ये बहुत सिंपल है और कई जगह यूज किया हम लोगों ने ऑलरेडी, मुझे लगता है सभी ने किया होगा। ठीक है, हाँ, मैं पढ़ा तो सबसे सिंपल यही लगा वो तो implement भी किए मुझे होते सबसे ज्यादा टेंशन होती है सिंगलटन में, साला जब इसका थ्रेडेड वन ये सब आ जाता है तो दिमाग खराब हो जाता है, इसमें लॉक लगाओ, ये करो, सिंक्रोनाइजेशन। बट सर कहाँ अब मतलब कि जैसे ये सब करना सिंगटन वगैरह, तो हमारे यहाँ तो मतलब मैनुअली नहीं बनाते हैं ये वो हाँ, तो ये सब तो ऑलरेडी कंटेनर यूज करते हैं, यूनिटी यूज हाँ, करते हैं, यूनिटी हैंडल करता है अपने आप। हाँ। तो मैक्सिमम तो हमारे प्रोजेक्ट में हर जगह देखो तो यूनिटी यूज किया हुआ है। यूनिटी क्या होता है ब्रिजेश? यूनिटी कंटेनर। इनका गूगल जूस होगा। हाँ, बनवाल नहीं मुझे पता। डॉट नेट वालों का गूगल जूस। गूगल जूस पता मैं नहीं, डॉट नेट वाला ही हूँ। वो नहीं डॉट नेट वाला ही बता रहा है, हाँ, यूनिटी इसीलिए होता है। मैंने उससे पूछा यूनिटी अच्छा, कंटेनर। अच्छा। एक्चुअली मैं उतना अब बस पढ़ लो, यूनिटी कंटेनर मिल जाएगा, दिख जाएगा सर्च मुझे करोगे। रियलाइज होता है बड़ी कंपनी इज नॉट अ गुड कंपनी टू स्टार्ट समथिंग। ओके, ठीक है, मैं देख लूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ, फिर
आई थिंक ऑब्जर्वर हो ही गया तो वो छोड़ देते हैं। हाँ और स्टेट भी आई थिंक हो ही गया था, राइट? तुमने किया था शायद, मैं नहीं था उस सेशन में, मुझे वीडियो हाँ, देखना। मैं भी नहीं था, मैं भी देख लूंगा। चलो आई थिंक स्टेट मैंने किया है, पिछली कंपनी में किया है, बट मुझे नहीं पता कि वही होगा मल्टीपल स्टेट्स का, वो स्टेट्स रखना हो, मतलब टास्क कई सारे हों, उनको एक स्ट्रीमलाइन करना। ठीक है, तो स्टेट तुम स्टार्ट करो। स्टेट का मैं एग्जांपल दे दूंगा, बस मैं कोड दिखा दूंगा, बस है इसका कोड। हाँ, बस वो दिखा दो, जल्दी से मूव ऑन कर जाएंगे स्टेट का। स्टेट मैंने ये खोला है, तो सो स्टेट का यूज मेनली मुझे वो समझ में आता है, हमेशा एटीएम ही पढ़ा है कि पहले पैसे निकलेंगे, उसके बाद पहले मतलब लॉगिन पिन करोगे, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होते हैं और हर बार उसी सीक्वेंस में चीज़ों को फॉलो करना होता है, राइट? हाँ हाँ, मैं एग्जांपल दे सकता हूँ मैंने कहाँ किया है। आप दो, आप हाँ, बेटर स्टार्ट करो। पहली में मुझे क्या एक टूल मिला था मुझे करने को। हाँ। तो उसका जैसे कि वैली में पता है कि बहुत सारे सिस्टम थे अलग अलग एक कसिनो में, तो सबका अपना अपना एक डेटा स्टोर था, सब अपने मतलब सारे ट्रांजैक्शन का अलग अलग डेटाबेस में डेटा स्टोर था। तो उन्हें एक काम करना होता था कि सारे डेटा स्टोर से कुछ रिपोर्ट्स जनरेट करनी होती थी, और वो रिपोर्ट को वो मैनुअली अपडेट करके एक गवर्नमेंट का सिस्टम था फिका करके, तो वहां पे उन्हें ट्रांजैक्शन अपलोड करने होते थे कि ये ट्रांजैक्शन हमारे कसिनो में हुए हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को मैंने ऑटोमेट किया था। तो एक्चुअली क्या किया था कि सारे इसको मल्टीपल स्टेट्स में मैंने फिर तोड़ा था कि पहला स्टेट जैसे कि पहला स्टेप क्या है कि सारे डेटा स्टोर से डेटा फेच करो। ओके, तो अब फिर डेटा फेच करने के बाद उस डेटा को ट्रांसफॉर्म करो रिपोर्ट में, रिपोर्ट डेटा में। फिर उस डेटा को फिर हम डेटा बेस में डालते थे, फिर उस जो डेटा को हमने स्टोर किया है एज अ रिपोर्ट, फिर उस डेटा को हमें अपलोड करना होता था थर्ड पार्टी उसमें सिस्टम में यूजिंग रेस्ट एपीआई। और तो इन सारे जो स्टेप्स को अलग अलग स्टेट्स में मैंने डाल रखा था। तो जब डेटा उठाते हैं तो SSIS तो पता होगा शायद, इसने तो बहुत काम किया होगा ब्रिजेश ने। तो SSIS पैकेज की तरह तो मैंने इसको मतलब इस तरह डिजाइन किया था कि प्लग एंड प्ले आर्किटेक्चर, जैसे कोई नया डेटा सोर्स या कोई नई रिपोर्ट आए तो सिस्टम इस तरह होना चाहिए कि हमें कुछ कोड ना लिखना पड़े, just do the configuration, put the SSIS package and everything is there. So मैंने इस तरह उसको डिजाइन किया था। तो स्टेट मशीन भी लगी थी, और मतलब ये नहीं कि आर्किटेक्चर होता है शायद प्लग एंड प्ले वाला, कौन सा होता है प्लग इन करके, चलो जो भी हो। स्टेट से बता, तो मैंने उसकी कई सारी स्टेट्स बनाई थी कि इनिशियलाइजेशन फर्स्ट स्टेप, फिर जब एक रिपोर्ट रन कर रहा हूँ, जैसे मैंने एक डेटा फेच कर रहा हूँ इस समय, तो फिर उस स्टेट में से डेटा नहीं लेना नहीं चाहिए, मतलब जब मैं डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ तो उस समय दूसरा टास्क नहीं होना चाहिए उस डेटा पे। तो मल्टीपल स्टेट्स को मैनेज करने वाला ये इसी में था कि इसमें रेस्ट एपीआई भी थी, डेटा सोर्स से डेटा उठाना था, पैकेज रन करना था, फिर पैकेज से डेटा उठा के फिर उस डेटा को ट्रांसफॉर्म करके फिर हमें उसमें डेटाबेस में स्टोर करना था। फिर जब एक रिपोर्ट रन रेस्ट एपीआई फिर उस डेटा को XML फॉर्मेट में क्रिएट करके, नहीं XML नहीं जेसन में क्रिएट करके फिर रेस्ट एपीआई के थ्रू डेटा अपलोड करना था। तो ये भी मल्टीपल स्टेट्स का ही था। ओके, कोई और एग्जांपल देना चाहोगे? तुम कुणाल कुछ दे रहे थे एग्जांपल। हाँ, मैं एक देता हूँ। सो आई थिंक हाँ ब्रिजेश बोलो। नहीं, मैं बस इतना बोलना चाहता था कि स्टेट और स्ट्रेटजी दोनों काफी कॉमन है। ओनली द डिफरेंस इज कि स्ट्रेटजी में आपके पास मल्टीपल स्ट्रेटजीज होती हैं जो आप एक ही टाइम पे यूज कर सकते हो आपके इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। जैसे कि हमने अभी एक एग्जांपल देखा था ना, एक इंटरफेस था, उसको इम्प्लीमेंट करके बहुत सारी कंक्रीट स्ट्रेटजीज थी। तो ऐसे एक और इंटरफेस हो सकता है, उसको इम्प्लीमेंट करके बहुत सारी कंक्रीट स्ट्रेटजी हैं। बट आपकी जो वो क्लास है कंटेक्स्ट वाली, जहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन है, वहाँ पे दो स्ट्रेटजी यूज कर सकते हो एक साथ। लाइक मुझे एग्जांपल नहीं समझ में आ रहा है, बट ऐसा हो सकता है। और स्टेट वाले में क्या है कि स्टेट जो है ना, वो एक ओवरऑल स्टेट ही कंटेन करता है। वो जो आपका इंटरफेस था उसको इम्प्लीमेंट करके जो कि कंक्रीट स्टेट्स थी, तो उसमें इस केस में इंटरफेस एक ही है फॉर दैट कंटेक्स्ट। और चलो मैं और बेटर एग्जांपल खोज के बताता हूँ, तब तक डिस्कस कर। बट ये मैं यही कहना चाहता था कि
दोनों सिमिलर एक तरह से, बट स्ट्रेटजी में ये है कि आप एक बार में मल्टीपल स्ट्रेटजीज भी रख सकते हो। ओके ठीक है, मैं देखता हूँ, डिफरेंस देख के बताता हूँ एग्जांपल। ठीक है। तो आई थिंक मैं थोड़ा लेता हूँ बनवाल, मैं शेयर कर दूंगा अपना कोड। ठीक है, ठीक है ठीक है। स्क्रीन दिख रही है मेरी? हम्म, हाँ, तो एक थोड़ा यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि एक तो जैसे मेन 3 चीजें हैं इसके अंदर। एक तो कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट, और एक आपका एब्स्ट्रैक्ट या इंटरफेस होगा स्टेट नाम का। एब्स्ट्रैक्ट क्लास या इंटरफेस होगा। सो स्टेट एब्स्ट्रैक्ट क्लास या इंटरफेस जो होगा वो आपको एक कुछ सिंपल सा फंक्शन, एक जैसे हैंडल है या कुछ, मतलब उस स्टेट में रहोगे तो आपको क्या करना है, एक सिंपल सा एक क्लास होगा, उसको आपको इम्प्लीमेंटेशन हर कॉन्क्रीट उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा, कंक्रीट जो भी स्टेट्स बनेंगी। ठीक है, और बाद में एक कॉन्टेक्स्ट होगा एंड दिस कॉन्टेक्स्ट विल पास थ्रू ऑल द स्टेट्स। ओके ठीक है, तो अब नाउ लेट टू गिव यू एन एग्जांपल। सपोज करो जैसे मैंने इंश्योरेंस वाला एग्जांपल दिया था, तो वही लेते हैं कि इंश्योरेंस जो है, सो इंश्योरेंस जैसे क्लेम करते हैं, तो लेट्स से कि एक रनिंग इंश्योरेंस है, रनिंग क्लेम है, वो किस किस स्टेट्स में हो सकता है। तो सबसे पहले हो सकता है कि आप अपना क्लेम जो है वो रजिस्टर करते हो आप, या इंटीमेट करते हो। क्लेम इंटीमेशन होता है where you tell them कि आप so and so something, maybe a theft has happened to you at your place and you want to claim the insurance. So पहला स्टेट जो उसमें जाता है वो क्लेम इंटीमेशन में गया आपका इंश्योरेंस। उसके बाद फिर होता है कि डॉक्यूमेंट सबमिशन होता है, जिसमें आपको सर्टेन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना पड़ता है, जैसे लाइक योर आधार कार्ड वगैरह, आईडी प्रूफ, इंश्योरेंस जो आपने पहले खरीदा था उसका कॉपी वगैरह। सो सेकंड इज डॉक्यूमेंट सबमिशन एंड थर्ड समझ लो कि पेमेंट आपको जब मिलता है, राइट, पेमेंट रिसीव्ड। एंड देन देयर कुड बी अ रिजेक्शन आल्सो अगर आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं है तो। सो द सेकंड स्टेप से देयर आर टू वेज, यू कैन गो टू ईदर फेलियर और यू कैन गेट टू अ सक्सेस और पेमेंट रिसीव। सो इस सिंपल सा रखते हैं इसको। और नाउ इसमें हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट जो बेसिकली है, दैट इज आवर इंश्योरेंस, और जो स्टेट्स हैं वो हमारा है क्लेम इंटीमेशन, डॉक्यूमेंट सबमिशन एंड पेमेंट रिसीव्ड और फेलियर। ये हमारे स्टेट्स हैं। तो फिर मतलब अब क्या है कि लेट्स गो थ्रू ईच ऑफ द स्टेट्स। जैसे कि अब हमने एक इंश्योरेंस का क्लेम बना दिया, उसको हमने बहुत सारे उसके अंदर, मतलब बेसिकली मैं बोलूँगा कि इंश्योरेंस हमारी एक प्राइमरी एंटिटी है, यहाँ पे फर्स्ट क्लास एंटिटी है हमारे सर्विस की, और उस एंटिटी के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, राइट, कि उसके अंदर हमारे सारे डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन हम सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे रखना चाहें, उसके अंदर हम जो हमारा इंश्योरेंस प्रोवाइडर है उसके इंफॉर्मेशन को रखना चाहेंगे, एंड और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। और उसके अंदर एक स्टेट भी होगा जो बेसिकली डिसाइड करेगा कि राइट नाउ वो किस स्टेट में है। ओके, स्टेट का चेंज कहाँ पे होगा, किस जगह पे स्टेट कब चेंज करेंगे? तो स्टेट देखो, तुम स्टार्ट कर सकते हो विद अ इनिशियलाइजेशन, इनिशियल स्टेट और स्टार्ट स्टेट, कुछ भी एक डमी स्टेट देके। वो कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही होगा? वो कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही होगा, हाँ। ओके और अब क्या होगा कि अब ये जो है डिपेंडिंग ऑन कि वो किस स्टेट में है, कि क्लेम इंटीमेट हो चुका है, उसके बाद डॉक्यूमेंट सबमिट हो चुका है या पेमेंट आ चुका है, तो इस बेस्ड ऑन दैट वो डिफरेंट स्टेट से गो थ्रू करेगा। ये अपना जो एंटिटी है, प्राइमरी फर्स्ट क्लास एंटिटी विच इज इंश्योरेंस क्लेम, नाउ डिपेंडिंग ऑन कि वो किस क्लास में है उसके हिसाब से अलग एक्शन परफॉर्म होगा। जैसे कि मान लो वो क्लेम इंटीमेशन में है, तो मे बी तुम एक प्रोवाइडर की एपीआई कॉल करके इन्फॉर्म करना चाहोगे, राइट, अपना क्लेम को रजिस्टर करना चाहोगे कि हाँ सम इवेंट एक्सीडेंट हैज हैपेंड टू मी और आई वांट टू क्लेम द एक्सीडेंट इंश्योरेंस। सो तो वहां पे एक्शन काफी डिफरेंट है। सेकंड स्टेप में तुम डॉक्यूमेंट सबमिट करना चाहते हो, एंड थर्ड स्टेप में तुम वेट करना चाहते हो पेमेंट आने का। सो दीज आर द 3 स्टेट्स एंड ऑल द 3 स्टेट्स हैव अ डिफरेंट हैंडल। ये जो हैंडल मेथड है इसका डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन है, राइट। हाँ, लेकिन पहले से जब दूसरे में गए, जो स्टेट हमने चेंज किया इंश्योरेंस का, हाँ। वो मतलब उसका इम्प्लीमेंटेशन किस में होगा? इसमें कॉन्टेक्स्ट या इंश्योरेंस क्लास में ही होगा या कहीं और होगा? मतलब मैं जैसे लो लेवल पे जानना चाहता हूँ। हाँ, तो अब हम लोग जैसे उसको हम लोग क्या करते हैं, जो इसके अंदर जो स्टेट नाम का एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसके अंदर हम रख देते हैं एक
तो बेसिकली तुम ये देखो कि जब अल्टीमेटली ये सारे स्टेट्स को हम स्टिच कर देंगे तो एक स्टेट मशीन बन जाएगा, राइट? अब ये जो स्टेट मशीन है उसको डिसाइड करना है कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांजिशन कब होगा और कौन सा एक्शन डिसाइड करेगा कि किस स्टेट में जाना है। जैसे मैंने डॉक्यूमेंट सबमिशन स्टेट से बताया था कि वो फेलियर में भी जा सकता है और पेमेंट अवेटिंग पेमेंट में भी जा सकता है, राइट? ओके। सो अब ये इंफॉर्मेशन हमेशा इट ऑलवेज मेक सेंस कि उसी स्टेट को पता हो कि वो कहाँ जाना है। दैट्स मोर एनकैप्सुलेटेड। अच्छा, तुम कह रहे हो जो तो फिर कंक्रीट स्टेट जो हमने डॉक्यूमेंट सबमिशन है जो बनाई है उन्हीं के पास ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि उन्हें अगला नेक्स्ट स्टेट कौन सा होगा उनका। हाँ। नाउ बेसिकली इट डिपेंड्स कि अगर एक्शन ए सक्सेसफुली हो जाता है तो वो स्टेट ए में चले जाएंगे और एक्शन बी सक्सेसफुली हैपन होता है तो वो स्टेट बी में चले जाएंगे। तो उसके पास एक्शन एंड नेक्स्ट स्टेट्स का मैप होना चाहिए। ओके, तो व्हाट आई अंडरस्टैंड कि इस हैंडल के अलावा कंक्रीट स्टेट के पास एक और मेथड होगा जो कि स्टेट चेंज करेगा। हाँ, तुम या तो मेथड बोल सकते हो या फिर एक ये बोल दो, मतलब इंस्टेंस वेरिएबल बोल दो। हाँ, ओके। जो उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा गिवन एन एक्शन यू शुड बी एबल टू गेट नेक्स्ट स्टेट कौन सा है। मतलब मान लो कि अगर लीनियर स्टेट मशीन होती है हमारी जिसमें ट्रांजिशन हमेशा सो देयर इज वन प्रीवियस स्टेट एंड वन नेक्स्ट स्टेप इटसेल्फ, राइट? तो उसकी में इसमें बहुत सिंपल होता है कि ठीक है डॉट नेक्स्ट कॉल कर दिया और उसने उसको पता है कि अगले स्टेट में किस में जाना है, उसमें भेज दिया उसने। बट अगर तुम्हारी लीनियर नहीं है, मतलब काइंड ऑफ फ्लो चार्ट टाइप बन रहा है, तो उस केस में तुम्हारे पास मैप होना चाहिए। मोस्ट रियल वर्ल्ड इम्प्लीमेंटेशन में वो लीनियर नहीं होता है, एक स्टेट से मल्टीपल ट्रांजिशन हो सकते हैं, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज होती है डिपेंडिंग ऑन दैट एक्शन व्हिच इज हैंडल्ड बाय दिस हैंडल मेथड। ओके, ठीक है, तो मैं एग्जांपल दिखाता हूँ अपने कोड। एक सेकंड इसको क्रॉस। ये दिख रहा है क्या अभी? हाँ। ये क्या चल रहा है? अच्छा, आप लोग डिस्कस करो, मेरे को एक कॉल में जाना पड़ेगा, मैं आता हूँ। ठीक है। सो ये जो है, अब इसमें क्या करते हैं, स्टेट देखते हैं। सो ये मेरा स्टेट एब्स्ट्रैक्ट क्लास है जो मैं बता रहा था। एक इंटरफेस भी है जिसमें मैंने ये मेथड्स प्रोवाइड किए हैं। सो जो हैंडल मेथड था, बेसिकली दिस इज माय हैंडल मेथड, परफॉर्म एक्शन करता है जिस स्टेट में हो उसका। और एक तुम्हारा गेट नेक्स्ट स्टेट का मेथड है जैसे तुम कह रहे थे बनवाल। और एक तुम्हारा है कि मतलब ये काइंड ऑफ इनिशियलाइजेशन स्टेट है, जब एक स्टेट को इनिशियलाइज कर रहे हो तो तुम उसमें ट्रांजिशंस ऐड कर देते हो कि किस एक्शन पे किस स्टेट में जाना चाहिए, मतलब बेसिकली इनिशियलाइजेशन ऑफ दैट मैप व्हिच आई वाज टॉकिंग अबाउट। ओके, तो इसको यहाँ पे अभी इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास ने बॉडी प्रोवाइड की है जस्ट बिकॉज ये सारे मेथड्स को यहीं पे बॉडी दे सकते हैं रेदर देन कॉन्क्रीट क्लासेस में देने का, राइट? नेक्स्ट केस तुम बता सकते हो कि ट्रांजिशन टू अगर तुम्हें देखना है तो तुम देख सकते हो कि वो एक्शन इसमें प्रेजेंट है तो तुम ट्रांजिशन कर दो, नहीं तो फिर एक्सेप्शन है। ठीक। उसके बाद फिर और एक तो डिफॉल्ट है कि अपडेट कर देना ट्रांजिशंस को, और एक है ट्रांजिशंस को ऐड कर देना, मतलब जब ये इनिशियलाइजेशन में काम आएगा। तो अब नाउ लेट्स गो टू कि इसके क्या क्या इम्प्लीमेंटेशंस होंगे। तो जैसे मैंने बताया था कि एक डमी स्टेट होगा। पहले देखते हैं कि स्टेट मशीन कैसे बनती है। तो स्टेट मशीन हमें बना के स्टेट मशीन को स्टार्ट करना पड़ेगा टू रन दिस। तो बेसिकली ये एक स्टेट मशीन बनाया हमने। स्टेट मशीन जो है तुम्हारा, पहले स्टेट मशीन एक ट्रांजिट नाम का फंक्शन प्रोवाइड करता है जिसमें एक्शन दो तो वो ट्रांजिट कर देता है नेक्स्ट स्टेट में। ओके, तो बेसिकली अभी भी तुम देखोगे कि ट्रांजिट तो स्टेट मशीन पे कॉल हो रहा है, बट अल्टीमेटली ये ट्रांजिट जो है वो स्टेट के ट्रांजिट टू को कॉल करेगा। तो वो नॉलेज जो है कि किस स्टेट में जाना है दैट स्टिल लाइज विद द स्टेट इटसेल्फ। बट स्टेट मशीन क्योंकि ओवरऑल स्टेट मशीन ही मूवमेंट को हैंडल कर रहा है, राइट? तो स्टेट मशीन को ट्रांजिट को कॉल करना पड़ेगा स्टेट मशीन। ओके, तो ये सारे डिफरेंट स्टेट्स हैं जो बनाते हैं
क्लेम साइकिल स्टार्ट, उसके बाद क्लेम जो इंटीमेट करने का था, फिर क्लेम वो एक्सेप्ट करता है। तो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन में जाओगे तो बहुत सारे स्टेट्स हो जाते हैं उसी चीज के। अब वी कैन इन सभी को यहाँ क्यों रखा हुआ है? तो स्टेट मशीन में तो सारे सबके इंस्टेंसेस डालने पड़ेंगे ना। इंस्टेंसेस डालने पड़ते हैं? हाँ मतलब तुम कैसे कॉल कैसे करोगे ऐसे सोचो यार मतलब जब भी तुम्हारा स्टेट, इसमें एक ही स्टेट का वेरिएबल होगा जिसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। हाँ तो मतलब बेसिकली एक स्टार्ट स्टेट है और एक करंट स्टेट है, तो करंट स्टेट इसको हमेशा पता होता है और करंट स्टेट का परफॉर्म मेथड ये हमेशा कॉल करता रहता है। और करंट स्टेट का परफॉर्म मेथड कॉल कर देगा तो इसको करंट स्टेट से फिर उसको पता है कि करंट स्टेट से मैं अगर पूछूंगा कि ट्रांजिशन करने के लिए तो उसको पता है कि नेक्स्ट स्टेट किस में जाएगा। ओके, तुमने एक ही बार ऑब्जेक्ट बनाना पड़े इसलिए ऐसे रख लिया है क्या? क्लेम साइकिल पूरे सारे सिंगलटन्स बना के इसमें इनिशियलाइज कर दिए। ओके ठीक है, ये पूरा देखो इंजेक्ट किया हुआ है यहाँ पे हाँ। states। अब सबसे पहले जो है स्टार्ट ट्रांजिशन तुम कॉल कर देते हो स्टेट मशीन को इनिशियलाइज करने के बाद। तो बेसिकली ये बस इतना ही चेक कर रहा है कि अभी जो करंट स्टेट है वो एंड स्टेट तो नहीं है। अगर एंड स्टेट है तो टर्मिनेट कर देगा, नहीं तो फिर परफॉर्म एक्शन कॉल कर देगा करंट स्टेट का। ओके, और बस वो फिर आगे बढ़ता जाता है। अगर पर जैसे ही एंड स्टेट आ जाएगा तो तुम स्टॉप कर जाते हो। अब एंड स्टेट जो है, हाँ स्टेट चेंज कहाँ किया उसने यहाँ पर? नेक्स्ट हाँ स्टेट? ये जो है ना, इसी के अंदर ट्रांजिट मेथड कॉल किया हुआ है इसने। ओके, तो ट्रांजिट जो है पहले जो भी रेस्पॉन्स आया करंट स्टेट के परफॉर्म एक्शन कॉल करने के बाद उस रेस्पॉन्स से एक्शन निकाल के ट्रांजिट को कॉल कर दिया है। ओके ठीक है, वो चेंज कर रहा है। हाँ तो ट्रांजिट में तुम्हें करंट स्टेट मिल जाता है, करंट स्टेट से तुम एक्शन निकाल लेते हो, ओके सॉरी नेक्स्ट स्टेट निकाल लेते हो। हाँ हाँ, आ गया। तो आई थिंक बल्क तो यही है, बाकी तो सब इसके अंदर के इम्प्लीमेंटेशन से। ये तुम्हारे इनिशियलाइजेशन है कि किस स्टेट में कौन कौन से ट्रांजिशन पॉसिबल हैं। तो क्लेम अगर पहला स्टेट है, इसमें अगर ये इवेंट होता है, इवेंट को बेसिकली मैंने इनम से मॉडल किया हुआ है। तो एक सेकंड, सॉरी, ये सारे इवेंट्स यहाँ डाल रखे हैं, ये एक्शंस हैं बेसिकली जो मैं कह रहा था। सो और ये एक्शंस भी हैं और ये स्टेट के एक प्राइमरी डिटरमिनेंट भी हैं कि अगर ये क्लेम एक्सेप्टेड स्टेट है तो वो इनम है, तो एक्शन तो उसका क्लेम एक्सेप्टेड स्टेट नाम होगा। ओके, ये कहाँ यूज किया तुमने इनम? पीछे जाना एक बार। तो एक तो इसके लिए यूज किया है, बाकी तुम एक कोई स्टेट देख लो, जैसे ये एक स्टेट देख अगर जाओगे। अच्छा, इनिशियलाइज किया है जब। हाँ, सो ये एक्चुअल एक स्टेट है, जैसे ड्राइवर इंसिडेंट रिपोर्टेड स्टेट है। तो इसमें इसमें हम इसमें एक्चुअली ड्राइवर इंसिडेंट है, तो इसका तुम अगर क्लेम स्टेटस चेक करते हो ना तो तुम्हें ड्राइवर इंसिडेंट रिपोर्टेड आएगा। एक्चुअली ये एक्शन हुआ, अभी तक हुआ पड़ा है, इसलिए स्टेट में पहुंचा है वो। ओके, तो इसमें एक्चुअली जैसे स्टेट नेम बोल दोगे या स्टेट आइडेंटिफायर बोल दोगे तो दिस इज योर स्टेट आइडेंटिफायर और स्टेट नेम। पर ऑब्जेक्ट तुमने स्टेट्स के अंदर एक दूसरे का नहीं रखा है। एक स्टेट के अंदर दूसरे स्टेट का ऑब्जेक्ट? हाँ, नहीं, इसलिए तो डीकपलिंग के लिए एक्शन को यूज किया है ना। एक्शन को यूज किया तुमने। हाँ, वो तो फिर टाइटली कपल हो जाएगा और वो फिर वो बैड डिजाइन है वो। ओके, उसी को अवॉइड करने के लिए मैंने क्या किया है, एक्शंस को यूज किया है। एंड स्टेट्स नोज अबाउट कि उसका नेक्स्ट स्टेट क्या है, राइट? बिकॉज दे ऑल हैव दिस मेथड, गेट नेक्स्ट स्टेट मेथड, राइट? बट दे डोंट नो कि एक्चुअल स्टेट कौन सा होगा। जो स्टेट होगा वो स्टेट मशीन को पता है। ओके, तो इस तरह से फिर ट्रांजिशन हो जाता है सारा। हाँ, जस्ट क्वेश्चन, क्यों जैसे तुमने अभी सारे स्टेट के ऑब्जेक्ट अभी क्रिएट किए हैं इस स्टेट साइकिल में, तुम जो एक्शन पास किए हो डीकम्पलिंग अगर ना करके तुम कंक्रीट इंस्टेंसेस ही एक दूसरे के पास कर दो, सो उसमें हार्म क्या है? उसमें हार्म ये है कि फिर एक स्टेट जो है दूसरे स्टेट से बहुत ज्यादा टाइटली कपल्ड हो गया। नहीं, वो इंटरफेस पे काम कर रहा है तो नहीं हुआ कपल्ड मेरे हिसाब से। नहीं, जैसे सपोज तुम कह रहे हो कि जैसे मेरा ये है स्टेट में हम गए थे, तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि ये एक पर्टिकुलर एक्शन होने पे मैं ये ट्रांजिशन को कॉल कर रहा हूँ, राइट? फिर ये पर्टिकुलर एक्शन होने पे ये ट्रांजिशन कॉल कर रहा हूँ, सिमिलरली लाइक दिस, राइट? नाउ यू आर सेइंग कि यहीं पे मैं क्लेम इनिशिएटेड स्टेट को कॉल कर दूं, राइट? दैट्स व्हाट यू आर सेइंग। यस, मतलब मेथड सबके सेम ही होंगे काइंड ऑफ, राइट?
हाँ मतलब ये तो प्राइमरी मेथड है जिसको उसका परफॉर्म एक्शन अगर यहीं कॉल कर दो तो मतलब आई डोंट नो, मतलब इतना मैंने काम नहीं किया स्टेट मशीन पे। नहीं एक्चुअली फिर जो जो उसके स्टेट मशीन होगी ना उसको नहीं पता होगा कि फिर क्या क्या कहाँ पे हो, क्योंकि इंटरनली तुम कॉल कर दे रहे हो तो कैसे पता चलेगा स्टेट मशीन को कि व्हाट इज द करंट स्टेट। ये स्टेट एक्शन रिस्पॉन्स तुम क्यों करना है, मतलब तुमने एक्शन परफॉर्म किया, हाँ। अच्छा तुम्हारी ये एक्शन हुआ तो अगला स्टेट ये हो जाएगा, वो हुआ तो अगला स्टेट ये हो जाएगा, इसलिए हाँ तुम्हें ये रखना तो पड़ेगा। उस केस में तुम ये कह रहे हो कि वन स्टेट देन इज डायरेक्टली कपल्ड, इट हैज इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेट्स, राइट, व्हाट आर द पॉसिबल नेक्स्ट स्टेट्स। मेरे केस में वो नॉलेज स्टेट के पास नहीं है। ओके ठीक है, स्टेट देन में गॉट इट। एक्शन रखने से क्या हुआ, कल को तुम इसमें 10 इस मेथड की डेफिनेशन बढ़ाते जाओगे और एक्स्ट्रा इंस्टेंसेस यहाँ रिक्वायर्ड नहीं है। हाँ एक्स्ट्रा डिपेंडेंसी नहीं डालनी है, बस स्टेट को ये बताना है कि हाँ ये वाला इवेंट हुआ है, और उसके बेसिस पे स्टेट मशीन डिसाइड करता है कि हाँ ये इवेंट हुआ है तो किस स्टेट में जाएगा। ओके वो तुमने नेक्स्ट स्टेट वाला फंक्शन कहाँ लिखा था, गेट वो नेक्स्ट स्टेट? वो सब स्टेट के अंदर ही है, बेसिकली कॉमन इंप्लीमेंटेशन है तो मैंने एब्स्ट्रैक्ट अच्छा के अंदर डाल रखा है, कहाँ था ये बट यू कैन अज्यूम कि वो उस स्टेट के अंदर है अवेलेबल। ओके चलो ठीक है, मतलब आइडिया तो लग गया कि ये फिर ये जो तुम्हें रिस्पांस मिलता है इसके बेसिस पे तुम ट्रांजिशन कर जाते हो, अगले पे जाना है कि किस पे जाएगा। हाँ हाँ पर मतलब ये बताओ कुणाल, जो एक्शन रिटर्न हुआ इससे पता चल गया ना क्लेम इनिशिएटेड है, हाँ। जो भी अगला स्टेप है तुम यहीं से रिटर्न कर सकते हो राइट, एक्शन जो है अगला। अगला एक्शन जो है यहीं से रिटर्न कर सकता हूँ। हाँ मतलब मैं पूछ रहा हूँ, हाँ तो मतलब वही कर रहा हूँ काइंड ऑफ। वही कर रहे हो तो फिर हाँ ट्रांजिशन मेथड की क्या जरूरत थी स्टेट में? क्योंकि ट्रांजिशन मेथड जो है वो फिगर आउट करता है कि स्टेट मशीन में तुम कह रहे हो ना क्या जरूरत थी। हाँ मतलब यहाँ स्टेट में, स्टेट क्लास में। स्टेट क्लास में ट्रांजिशन अल्टीमेटली क्या करता है कि उस स्टेट के परफॉर्म एक्शन को कॉल कर देता है। एक सेकेंड ना मैं देख लेता हूँ, रुक जाओ। ये एड ऐड ट्रांजिशन है ना, हाँ उसके बाद अपडेट ट्रांजिशन है। हाँ ट्रांजिशन मेथड जो है वो उसके अंदर है, स्टेट मशीन के अंदर है, स्टेट के अंदर नहीं है। एड ट्रांजिशन क्या? इनिशियलाइजेशन के लिए है, बताने के लिए कि ये एक्शन हुआ तो ये स्टेट होगा अगला। ये एक्शन हुआ तो ये स्टेट, ये ये वाला बेसिकली कि अगर अगर ड्राइवर इंसिडेंट रिपोर्टेड है और क्लेम इनिशिएट हो गया तो क्लेम इनिशिएटेड में चले जाओ। ओके ठीक है। Actually, he's routing everything from the state machine. So Okay. no state will have any kind of algorithm or mechanism to tell about what is the next state or all those things. So if he has to add a new thing, he'll add only one place in this place. नहीं मैं बस जस्ट वांट टू आस्क कुणाल वन थिंग, जो एड ट्रांजिशन तुमने ये मैपिंग ऐड की, अगर क्लेम एक्सेप्टेड है तो क्लेम एक्सेप्टेड स्टेट पे जाओ, मतलब ये होना चाहिए एड ट्रांजिशन, ठीक है? हाँ। और इसका यूज कहाँ कर रहे हो इस मैप का? इस मैप का यूज करता हूँ ये पता करने के लिए ना कि जैसे मान लो इस स्टेट में था, ठीक है, उसने मुझे बताया इस स्टेट में कि ये इवेंट हुआ है, राइट। स्टेट तो मुझे इतना ही बताता है ना, परफॉर्म एक्शन रिटर्न करता है। तो फिर फिगर आउट करने के लिए कि मुझे किस स्टेट में जाना है, हाउ डू आई नो दिस स्टेट। और ये स्टोर तुम स्टेट के अंदर कर दे रहे हो? हाँ ये स्टेट को पता है बस। ओके ठीक है, गॉट इट। सो तुम ये भी मतलब ये जो है वो मतलब काइंड ऑफ लाइक वेरी डीकपल्ड है। मे बी इसके और इम्प्लीमेंटेशंस हो सकते हैं, बट मुझे मतलब हर तरह से ये सबसे सही लगता है। ओके काफी रिफैक्टरिंग किया था मैंने भी, तब जाके इस स्टेट पे पहुंचा। हाँ नहीं मतलब टाइम लगता है डिजाइन करने में। ओके हाँ तो ठीक है, मुझे समझ में आ गया। तो तुम यहाँ से देख लो बस, जैसे ये मेथड है, जब स्टेट मशीन एक बार बन जाता है तो तुम स्टार्ट ट्रांजिशन कॉल कर दोगे। और स्टार्ट ट्रांजिशन जो है एक बार मतलब जब स्टेट मशीन जब बनता है ना, ये स्टेट मशीन का इनिशियलाइजेशन है, ठीक है। सो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि पहले हम लोग स्टार्ट स्टेट बता देते हैं उसको क्या है, एंड स्टेट बता देते हैं क्या है। उसके बाद एक्चुअली स्टार्ट स्टेट तो एक ही होगा, बट एंड स्टेट कैन बी अ लिस्ट ऑफ स्टेट्स, राइट। उसके बाद और तुम करंट स्टेट को सेट कर देते हो, और उसके बाद स्टेट मशीन को स्टार्ट कर देते हो। फिर स्टार्ट करने के बाद उसको बस इतना ही करना है
कि उसको फिगर आउट करना है कि करंट स्टेट जो है वो एंड स्टेट तो नहीं है, दैट्स अ टर्मिनल कंडीशन एक्चुअली, और बाकी केसेस में अगर नहीं है तो करंट स्टेट के परफॉर्म एक्शन को कॉल करते जाए, फिर जो भी वो रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहा है उस रिस्पॉन्स के बेसिस पे उसका एक्शन फेच करे और फिर ट्रांजिशन को कॉल कर दे, यानी दोबारा नेक्स्ट स्टेट को लेके फिर उसका करंट स्टेट का परफॉर्म एक्शन करते रहे। तो इस तरह से स्टेट मशीन जो है वो स्टार्ट स्टेट से एंड स्टेट तक पहुंच जाती है, और जो भी एक्शन तुम परफॉर्म करते हैं वो हर स्टेट के अंदर पड़ा हुआ है कि उस स्टेट में क्या एक्शन परफॉर्म होना चाहिए। दैट इज द बेस्ट, मतलब दैट इज द एनकैप्सुलेशन फॉर अ स्टेट कि उसको कुछ एक्शन परफॉर्म करना है। ठीक है, ओके, या गॉट इट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगले पे तुम ही स्क्रीन शेयर कर रहे हो, मूव कर सकते हैं तुम्हारी स्क्रीन पे ही, तुमने वो वेब पेज खोल रखा होगा। हाँ, हाँ, अगला कौन सा है? अरे उसी पे चले जाओ, क्या था, जावा वाला ही, कोई नहीं। हाँ, तो अगला कौन सा ले, कमांड ले लें? कमांड नहीं हुआ है। कमांड ले लो। ठीक है, कमांड के बारे में बताओ कोई। कमांड का यूज मैंने तो नहीं किया है। अच्छा, हाँ। तुमने पढ़ा है क्या? उस वाले डॉक्यूमेंट से पढ़ा हो तो उस पर स्विच कर सकते हो, जावा वाले कमांड, से। हाँ, एक कमांड जो है डाला ही नहीं है कमांड। ऊपर है, ऊपर बिहेवियर में तुम स्ट्रक्चर देखो। अच्छा अच्छा, हाँ। ठीक है, कमांड मैंने यूज किया था अपने पिछले कंपनी में, फ्लिपकार्ट में यूज हुआ था बहुत ज्यादा एक सर्विस में। ओके। तो थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा। आप लोग थोड़ा स्टार्ट करो, फिर मैं पक करता हूँ। ठाकुर सर, आपके पास कुछ है? नहीं, मुझे याद ही नहीं, मैंने अगर किया भी होगा तो मुझे पता नहीं। नहीं, एक्चुअली कमांड किए होगे तो पक्का पता होगा, काफी हद तक ये ऐसा बैठा। नहीं, एक्चुअली मुझे नाम नहीं पता ना, वो तो जब कोई बताता है कि ये है तो पता चलता कि यार यहाँ किया था, ऐसे। कमांड, यार इसमें जो एग्जांपल पढ़ रहा है, नहीं, नो आइडिया। कमांड थोड़ा सा टफ है मेरे लिए। ठीक है, चलो यहीं से देखते हैं। यहाँ आई थिंक दिस इज अ गुड प्लेस टू स्टार्ट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, सपोज वी नीड टू बिल्ड अ रिमोट कंट्रोल फॉर अ होम ऑटोमेशन सिस्टम। आई थिंक रिमोट सबसे सही एग्जांपल है कमांड का। वी शैल कंट्रोल डिफरेंट लाइट्स or electrical units of the home. A single button in remote may be able to perform same operation on similar devices. Example, TV on off button can be used to on off the different sets in different rooms. Now here is remote programmable on off. So hence this remote will be programmable remote and would be used to turn on and off various lights and fans. First of all, let's see how the problem can be solved with design approach. Here the code. So if मतलब एक्चुअली में हम लोग ऐसे लिखते हैं शायद, if buttons dot equals light, so write the logic for this light, logic to turn light, on light. turn on light. Button dot equals fan, then logic to turn on the fan. So I think वही है कि सेम ही, so command तो on off ही है, but depending on context कि light context है या fan context है, उसका functionality जो है वो change हो गया। Any new item will require the change in the code in the remote control. Okay. And if we didn't want to change the button for any other button, then we need to change the code as well. So any new item like light tube will require a change in the code of the remote control. You will need to add more if else's. हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा कि फिर पूरा if else हो जाएगा हमारे एक क्लास के अंदर। यहाँ पे हम सब ऑब्जेक्ट का डॉट लिखते रहेंगे, ऑब्जेक्ट डॉट चेक करना पड़ता है। एंड ओपन क्लोज ब्रेक होगा प्रिंसिपल। Use inheritance. So on top of that, complexity and maintainability of the code will increase in case there are lots of item in the home. हाँ, Right
Tight coupling. Code is not clean and tightly coupled, and we are not following the best principles like putting two interfaces etc. तो command pattern क्या करता है कि I command. हाँ I command interface एक provide किया, and light is one receiver component. It can accept multiple commands related to light like turn off and off. Similarly, fan is a receiver component. उसके बाद home automation remote is a invoker object. Okay, invoker object का concept है which asks the command to carry out the request. Here fan on off light all on off. So start fan command, stop fan command, turn off light command, turn on light command are different types of command implementations. इसको जूम कर सकते हो क्या? हाँ हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो गया। हाँ ठीक है, एक सेकंड ना कोई आएगा। फैन है, So इसमें जो है हमने तो आई थिंक फिर इसमें वही है कि जैसे हमारे पास अभी दो कमांड है ऑन एंड ऑफ, तो जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनको उनके कमांड प्रोवाइड करने पड़ते हैं, राइट? ऑन का एक कमांड है, सो पर ऑब्जेक्ट एंड पर कमांड एक एक इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। उस पे जितने जितने कमांड्स पॉसिबल हैं स्टार्ट मतलब सारे ही कर रहा है, जैसे स्टार्ट फैन स्टॉप, उतने क्लासेस बनाने देते जाओ। जैसे एक ऑब्जेक्ट पे अगर 10 कमांड परफॉर्म हो सकते हैं तो 10 वो क्लासेस बनाने पड़ेंगे। एक ऑब्जेक्ट पे 10 कमांड, हाँ, सो हर ऑब्जेक्ट के बनाने पड़ जाएंगे, राइट? हाँ उतने, राइट। तो जैसे अभी ये हमारे दो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स थे, तो इन्होंने अब इनके दो कमांड, जैसे फैन के दो कमांड आए स्टार्ट एंड स्टॉप, और दोनों ने एग्जीक्यूट को बॉडी दिया विच इज आवर कमांड, राइट? सिमिलरली फिर इसके साथ भी, लाइट के साथ भी। सो यहाँ पे दिस इज जो फैन कमांड है वो क्या कर रहा है, ये डॉटेड का मतलब है उसको इनहेरिट कर रहा है क्या? डॉटेड फैन कमांड एक तो एग्जीक्यूट डॉटेड है और ये कॉन्क्रीट है अपने अपने, ये तो इम्प्लीमेंट कर रहा है। स्टार्ट फैन सारे जो कमांड है वो कमांड इंटरफेस को इनहेरिट कर रहा है, और ये कंपोजिशन दिखा रहा है। फैन या फिर जो लाइट हुए ये कंपोजिशन दिखा रहा है। कंपोजिशन है ऑफ कमांड्स, दो कमांड्स हैं दोनों के अंदर। ओके ओके, हाँ नहीं, कमांड के अंदर ऑब्जेक्ट है ना, जैसे स्टार्ट फैन कमांड के अंदर फैन है, राइट? हाँ 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 हाँ, या फिर मैं कुछ गलत पढ़ रहा हूँ? नहीं नहीं, तुम ये देखो ऑब्जेक्ट हाँ, कंस्ट्रक्टर देखो ना, लिखा तो यही है, स्टार्ट फैन कमांड के अंदर फैन है। हाँ, स्टार्ट फैन कमांड के अंदर फैन है। तो इसमें हमारे इसका मतलब डिसएडवांटेज ये लग रहा है मेरे को कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स बहुत बनाने पड़ जाएंगे ना। डेफिनेटली, पर उससे नुकसान पता नहीं। इसका इम्प्लीमेंटेशन देखो क्या है फाइनली। पहली बात तो उससे चलो, इन्वोकर से, इन्वोक करेगा तो हम लोग को फ्लो समझ में आएगा। हाँ, होम ऑटोमेशन रिमोट, तो ये इन्वोकर है, राइट? हाँ, तो इसको पहले हम वैसी तरह स्ट्रेटजी की तरह सेट कमांड एंड देन कमांड डॉट एग्जीक्यूट, ये तो स्ट्रेटजी हो गया। क्यों? बटन, जब बटन प्रेस हुआ तो जो भी कमांड है वो एग्जीक्यूट कर दो। अब होम ऑटोमेशन में सेट कमांड कौन कॉल कर रहा है ये देखना। फैन कर रहा है ये कमांड, ऑब्वियसली फैन ही कर रहा होगा। क्यों? या डेमो में हो रहा है कमांड? फैन ही कर रहा होगा, हाँ। सेट कमांड कौन कॉल कर रहा है ये देखना है। हाँ, सेट कमांड तो यूजर कॉल करेगा ना, यूजर कमांड देगा, जैसे डेमो करेगा। रिमोट डॉट सेट कमांड कौन कॉल, अच्छा डेमो में हो रहा है ये। हाँ, मतलब आप एज ए यूजर हो तो आप ही कहोगे ना भाई लाइट ऑन करना है मुझे, तो लाइट ऑन का वो बटन प्रेस करना है। तो न्यू टर्न ऑन लाइट कमांड, उसके अंदर हमने लाइट पास कर दी कि कौन सी लाइट हमें ऑन करनी है। टर्न ऑन लाइट, टर्न ऑफ, टर्न ऑन लाइट कमांड, बेडरूम लाइट, सेट स्टार्ट फैन स्टॉप और प्रेस कर दिया। अच्छा, तो बटन प्रेस जो है एक्चुअल एग्जीक्यूट कर रहा है। सो रिमोट डॉट बटन प्रेस किया तो हाउ डू वी नो कि कौन सा बटन प्रेस हुआ है? हाँ सही बात है, मतलब उसमें दो बटन है शायद, आई थिंक स्टार्ट एंड स्टॉप।
नहीं कमांड अलग अलग है ना, टर्न ऑन लाइट टर्न ऑफ लाइट सबके अलग अलग है। कमांड मतलब नहीं, जैसे रिमोट में 2 बटन है या 1 बटन है? क्वेश्चन ये कि जैसे कि ये टॉगल हो रहा है या स्विच हो रहा है कि मतलब 2 बटन है अलग तो अलग, आप नहीं, अलग 2 बटन है सर, 2 बटन है। अलग मान के चलो आप अभी तो। हाँ, तो 2 बटन है तो उसी हिसाब से इन्होंने 2 अलग अलग कमांड बनाई है। टर्न ऑन के लिए बनाई है और स्टार्ट के लिए और स्टॉप के लिए। अगर एक ही टॉगल होता तो शायद ये 2 कमांड ना बनाते, राइट? Based on current state it will turn into another command. तो टर्न ऑन लाइट कमांड, स्टार्ट फैन कमांड, स्टॉप फैन कमांड, ये हो गया। स्टार्ट फैन कमांड, स्टॉप फैन कमांड दोबारा क्यों दिया हुआ है? जब बेडरूम फैन है, ऑब्जेक्ट फैन यहाँ पे डिफरेंट चेंज है किया तो ऑब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं कि जिस रिमोट को जिस तरफ पॉइंट कर रहे हो उसी का तुम ऑब्जेक्ट, जैसे कि तुम बेडरूम फैन की तरफ पॉइंट कर रहे हो तो उसी का ऑब्जेक्ट पास कर दो। हाँ, पर ये कैसे काम, जैसा लिविंग रूम लाइट और बेडरूम लाइट दोनों का इम्प्लीमेंटेशन एक ही लिया है उसने, राइट। तो नहीं वो तो लाइट, अच्छा इम्प्लीमेंटेशन फॉर नाउ एक लिया है, बट इसको ये भी इनहेरिट हो सकते हैं ना, ये मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ लाइट्स हैं तो उसी तरफ से वो इनिशियलाइज कराएंगे। हाँ, बेसिकली बनवालो ये कहना चाहता है कि लाइट है तो उसका एक तरह का इम्प्लीमेंटेशन होगा ऑन ऑफ करने का, फैन है तो उसका डिफरेंट होगा थोड़ा सा। तो दैट इज व्हाई उसने अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग लिया है। बट फिर वो कह रहा है कि दोनों दोनों डिफरेंट रूम है, लिविंग रूम हो या बेडरूम हो, बट सिंस लाइट ही है तो सेम इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है यूज। कुछ अजम्पशन है इसमें ऐसा। अब द प्रॉब्लम इज, मतलब मैं बस क्वेश्चन कर रहा हूँ क्योंकि डायरेक्ट रीड ना करने से जो दिमाग में मेरे इन जनरल पढ़ के आते हैं, जैसे रिमोट में सेट ही क्यों करना है मुझे, मैं डायरेक्ट उसका जैसे टर्न ऑन लाइट का टर्न फंक्शन क्यों नहीं कॉल कर सकता, कमांड का फंक्शन डायरेक्ट क्यों नहीं कॉल कर सकता? कमांड का फंक्शन तुम डायरेक्ट क्यों नहीं कर सकते? हाँ, रिमोट का मैं बीच में लाऊं ही क्यों रिमोट को, या फिर हम रियल वर्ल्ड से मैप करना चाह रहे हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं? हाँ नहीं, वो अगर मान लो कि तुम सिर्फ इसका भी करते ना, जैसे तुम कह रहे हो मैं सीधा लाइट का क्यों नहीं टर्न ऑन कर दूं, राइट? ये कह रहे हो ना? हाँ, यस, टर्न ऑन लाइट डॉट एग्जीक्यूट ये कह रहा हाँ है। हाँ, वो क्यों नहीं हाँ करूँ? हाँ, तो उससे वही वही चीज कि तुम्हें फिर ऑब्जेक्ट चेक करना पड़ेगा कि कौन से ऑब्जेक्ट पे तुम कॉल कर रहे हो। वही इफ एल्स जो ऊपर बताया था, जो इसका वो था ये, तो तुम्हें ऐसे करना पड़ेगा ना। बटन डॉट इक्वल्स लाइट है तो तुम फिर लाइट का कॉल करोगे, बटन डॉट इक्वल फैन है तो फैन का कॉल करोगे ना। अच्छा, मतलब मतलब रिमोट है पिक्चर में, सो हमें रिमोट क्लास के थ्रू ही करना है, एक्सपोज करना है वो, ऐसा कुछ? नहीं नहीं नहीं, लेट सपोज कि रिमोट नहीं है, ये तो बस हमें हमारे हेल्प के लिए है ना डिजाइन पैटर्न। हाँ, सपोज करो कि तुम विदाउट डिजाइन पैटर्न इंप्लीमेंट करना चाहते हो, तो ठीक तुम्हें हमेशा ये पता करना पड़ेगा ना कि किसका इंस्टेंस है, तभी तो उसका इम्प्लीमेंटेशन कॉल करोगे, राइट? मुझे लेकिन नीचे डेमो में देखोगे हमें इंस्टेंस पता है, हम खुद सेट कर रहे हैं, अगर डेमो क्लास में जाओ। हाँ, इंस्टेंस हम खुद ही सेट कर रहे हाँ, हैं। मतलब एक्चुअली जो भी हम कर रहे हैं ना वो रिमोट के थ्रू इन्वोक कर रहे हैं, इसलिए शायद हमें ऐसा करना पड़ा है, क्योंकि बटन तो रिमोट पे ही है ना। मतलब मैं क्यों नहीं कमा पैटर्न यूज कर पाता हूँ, मेरी दिक्कत यही है कि मुझे लगता है कि रिमोट अभी क्यों लाऊं, अभी एग्जैक्टली इस केस में तो रियल वर्ल्ड से मैपिंग करने में जा रहा है, पर अगर टर्न ऑन लाइट कमांड का ऑब्जेक्ट मैं ही सेट कर रहा हूँ तो उसका एग्जीक्यूट मेथड मैं ही क्यों नहीं कॉल हाँ, कर तो लेता ये हूँ? तो इसको इस तरह देख सकते हो कि मान लो तुम्हारे पास रिमोट है, तुम्हारे पास फिजिकल स्विच है, ओके। हाँ, तो तुम फिजिकल स्विच को जाके प्रेस करोगे तो तुम टर्न ऑन लाइट कमांड डॉट एग्जीक्यूट ही डायरेक्टली कॉल कर रहे हो। बट यहाँ हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन है कि एक ही रिमोट हमारी सारी यूटिलिटीज को फंक्शन करने की फैसिलिटी दे रहा है, ठीक है। तो तुम या तो फिजिकली जाके उस बटन को ऑन करो या एक जगह बैठ के आराम से एक ही रिमोट से सारी चीजें कंट्रोल करो, ये डिफरेंस है। पर ये थोड़ा सा अजीब नहीं है, उस रिमोट का हर बार मैं कमांड कौन सा परफॉर्म एट अ टाइम, रिमोट एक ही कमांड परफॉर्म कर सकता है? नहीं, लेट्स टेक इज रियल, मतलब रियल वर्ल्ड पे ही देखते हैं कि हाँ, फॉरगेट अबाउट डिजाइन पैटर्न एंड एवरीथिंग। हाँ, यू आर सिटिंग इन योर काउच एंड you see a TV, you will point your remote and you will turn out. So while pointing towards your TV you can assume it is like you are inserting this turn on light command. जब मैं पॉइंट कर रहा हूँ तो मैं जब इंसर्ट जब तुम करते हैं। हाँ जब तुम पॉइंट कर रहे हो तो उसको तुम ये मान सकते हो कि तुम इंजेक्ट कर रहे हो लाइट कमांड, ठीक है। अगर तुम टीवी की जगह फैन को पॉइंट कर रहे हो तो तुम समझ लो कि फैन को ही इंजेक्ट कर रहे हो, एज अ फैन कमांड इंजेक्ट कर रहे हो। तो ये जो अगर तुम देख रहे हो इंजेक्शन,
इसमें तुम ये एग्ज्यूम कर सकते हो कि तुम किस तरफ पॉइंट कर रहे हो। ओके और फिर बटन तो तुम्हारी हमेशा एक ही रहेगी, इसलिए उन्होंने बटन रिमोट पे ही रखा है। एग्जीक्यूशन रिमोट से क्या, अगर तुम्हें रिमोट से एग्जीक्यूशन नहीं करना है तो तुम यू कैन गो फिजिकली एंड टर्न ऑन द थिंग्स विद स्विच। सो दैट इज इक्वल टू टर्न ऑन लाइट कमांड ऑब्जेक्ट डॉट एग्जीक्यूट। ओके सो कमांड सिंपली ऐसा है, मैं जिसको पॉइंट किया उसका ऑब्जेक्ट मैं कहीं भी रख लूँ और उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे वो रिमोट में ही रख ले रहा है। अब मैं कहीं भी रख सकता हूँ उसका ऑब्जेक्ट और उसका मेथड कॉल कर सकता हूँ। यस, ओके so this is very good example if you see for command. The real world में अगर कोई पूछे तो this is a really very very good example. कुणाल कहाँ गया? एक मिनट जरा, मेरा वो स्विच बंद कर दिया ना। तुम डेमो करने लगे क्या? हेलो हेलो, हाँ तुमने स्विच बोला तो मैंने सोचा तुम सही में जाके चेक करने लगे बटन हाँ, डॉट अरे एग्जीक्यूट। इन्होंने फैन बंद करके चक्कर में ना मेरा मॉनिटर का लाइट बंद कर दिया था। अच्छा अच्छा। तो ये तुम्हारे पास भी अगर रिमोट होता तो तुम सिर्फ पॉइंट करके रन कर सकते थे। हाँ, कुणाल तुमने कह रहा था फ्लिपकार्ट में यूज किया है, एग्जांपल याद आया क्या तुम्हें? हाँ फ्लिपकार्ट में हमने क्या किया था, हमने आई थिंक वैलिडेशन के लिए सारे कमांड बना रखे थे। नहीं एक सेकेंड, क्योंकि ये तो मुझे समझ में आ गया, सर ने अच्छा समझा दिया। ये एग्जांपल बहुत अच्छा है एक्चुअली। हाँ तो ये तुम्हें ये समझ में आ गया कि क्यों ऐसा? हाँ सर ने वही कहा कि अगर तुम वही रिमोट को अगर पॉइंट करोगे किसी के ऊपर तो उसका ऑब्जेक्ट तुम्हारे पास आ गया है और उसी ऑब्जेक्ट को ये मान लो ये रिमोट के अंदर सेट कर रहा है। सो मेरा वही अंडरस्टैंडिंग है, रिमोट ना सेट करके कहीं भी रख लो उसका ऑब्जेक्ट और उसका एग्जीक्यूट मेथड कॉल कर दो या बटन प्रेस कॉल कर दो रिमोट को। अच्छा, तो आई थिंक उसमें ये था कि हम लोग क्या करते थे कि मैं थोड़ा सा पहले वो कॉन्टेक्स्ट समझाता हूँ कि वो यूज किस लिए होता था। तो सबसे पहले तो एक समझ लो ऑफर मास्टर एक सर्विस थी, ठीक है, एक माइक्रो सर्विस है जिसका काम है कि सारे ऑफर्स को बनाना। ओके जो मतलब फ्लिपकार्ट में जो ऑफर्स रन करते हैं ना, जैसे कि बाई 1 गेट 1 हो गया, या बाई प्यूमा शू गेट 10% ऑफ हो गया, या फिर जैसे ये वाला मोबाइल खरीदो और पुराना मोबाइल दोगे तो आपको अगले मोबाइल के ऊपर 20% ऑफ मिल जाएगा, उस तरह का। तो इस तरह के ऑफर्स बन रहे हैं। और सेकंड एक सर्विस है जो पहला ऑफर क्रिएटर है और सेकंड जो है वो ऑफर को रियलाइजेशन करता है, रियलाइजेशन सर्विस है, ठीक है। सो अब ये नाउ देयर आर टू थिंग्स राइट। एक कैपेबिलिटी है एडिट कैपेबिलिटी की, तुम एग्जिस्टिंग ऑफर को चेंज कर सकते हो। मतलब समझ लो कि एक ऑफर ओवन था जो पहले बन चुका था और वो रियलाइजेशन सर्विस उसको रियलाइज कर चुकी थी ऑलरेडी, और मे बी वो ऑफर लाइव है एंड यूजर उसको डिसबर्स भी कर रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि अब बिजनेस का कुछ चेंज हो गया और उस ऑफर को थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं। जैसे कि उस ऑफर को पहले 10% ऑफ था, अब उसको 20% ऑफ देना चाहते हैं उस ऑफर में। ओके तो ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि so this is one change right now, let's say what can be the second change can be कि तुम उस ऑफर को वेडनेसडे के लिए वो करना चाहते हो, पॉज करना चाहते हो। तो ट्यूसडे को तुम रात में 12 बजे से लेकर के वेडनेसडे रात के 12 बजे तक तुम ऑफर को पॉज करना चाहते हो। सो दिस इज वन यूज केस। थर्ड यूज केस कुड बी कि तुम उस ऑफर को, अभी वो सिर्फ प्यूमा शू पे लगा हुआ था, अब तुम चाहते हो कि वो जीन्स पे भी लगना लग जाए। दैट्स अ थर्ड यूज केस। तो ये 3 यूज केस लेके चलते हैं। अब ये 3 यूज केस जो हैं वो उसका इम्प्लीमेंटेशन, मतलब ये मेथड्स जो हैं वो ऑफर रियलाइजेशन के अंदर परफॉर्म होने चाहिए, ताकि उसके पहले केस में उसका ऑफर का डिस्काउंट बढ़ाया जा सके, यानी डिसबर्समेंट चेंज हो सके। सेकंड ऑफर में उस ऑफर को सर्टेन टाइम के लिए पॉज कर दे, एंड थर्ड में उसका सिलेक्शन बढ़ा देते हैं।
तो अब ये different kind of operations हैं which should be performed on a single object, and realization microservice should provide a way to perform these operations. Okay. तो अब जो ऑफर क्रिएटर सर्विस है वो क्या करता है कि वो तो ऑफर रियलाइजेशन सर्विस जो है तुम्हें एक इंटरफेस प्रोवाइड करेगा कमांड नाम का, ऑफर कमांड मान लेते हैं फॉर सिंपलिसिटी, ठीक है। एंड ऑफर कमांड जो है उसने तुम्हें एक मेथड दिया जिसको तुम्हें क्या बोलेंगे, कुछ चेंज ऑफर या मॉडिफाई ऑफर बोल दो, ठीक है, मॉडिफाई ऑफर। ओके। अब मॉडिफाई ऑफर में इसने तुम्हें एक सिंपल सा वो दिया है, कुछ चीजें तुम्हें दे दी कि आप इसका डिसबर्स इंफॉर्मेशन को चेंज कर दो, इसके अंदर आप इसका सिलेक्शन चेंज कर दो, एक तुम्हारा इसका ऑफर का तुम्हारा कुछ और एक और फील्ड बोल दो, इसका जेनरिक फील्ड बोल दो, जेनरिक है जो कुछ। अब ये तीनों प्रोवाइड इम्प्लीमेंट करने के लिए ये इंटरफेस तुम्हें प्रोवाइड किया। अब जो तो तुम्हारा लिख रहे हो क्या कि बता रहे हो केवल? मैं हल्का सा नोट कर रहा हूँ ऐसे ही। अच्छा, नहीं नोट कर रहे हो तो वो वाली स्क्रीन शेयर कर सकते हो। नहीं, मैं टिश्यू पेपर पे लिख रहा हूँ यार। ओके ओके। तो अब ये जो है ये कमांड जो है वो जब जो कॉलर कॉल करेगा तो उसको ये बताना पड़ेगा कि एक्चुअल में क्या चेंज हुआ है, ऑफर का डिसबर्सल चेंज हुआ है या सिलेक्शन चेंज हुआ है या फिर कोई जो जेनरिक फील्ड था उसका वो चेंज हुआ है। बिकॉज जो रियलाइजेशन है उसको वो डिफरेंट वेज में रियलाइज करता है इस डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस को। तो मान लो कि अगर उसका जैसे ऑफर का पॉज चेंज हुआ है तो एक और ऑफर स्टेटस की अलग सर्विस को कॉल करके पॉज को चेंज करवाएगा। सिलेक्शन चेंज हुआ है तो वो एक सेगमेंटेशन की सर्विस को कॉल करके सेगमेंटेशन को चेंज कर उसके सिलेक्शन को चेंज करवाएगा। तो इस तरह से इसने ये एक सिंपल सा ऑफर कमांड दे दिया। अब नाउ डिफरेंट जो तुम्हारे, अब तुम क्या करोगे कि इसके बॉडी जो प्रोवाइड करोगे, एक बॉडी तुम प्रोवाइड करोगे मॉडिफाई ऑफर सिलेक्शन कमांड, एक होगा मॉडिफाई ऑफर डिसबर्स कमांड, मॉडिफाई ऑफर जेनरिक कमांड। इस तरह किसकी बॉडी हम दे रहे हैं? ये जो उसने वो दिया था ना एक मेथड ऑफर कमांड बोल के, जो रियलाइजेशन सर्विस ने प्रोवाइड किया था। ओके ओके। और उसके बाद फिर डिपेंडिंग ऑन तुम्हें जब तुम इसको मॉडिफाई कर रहे हो, जब ऑफर क्रिएटर अपने ऑफर को एडिट कर रहा है तो उसको देखना पड़ेगा कि वो ऑफर का कौन सा पार्ट मॉडिफाई कर रहा है। एंड डिपेंडिंग ऑन दैट वो वाला इम्प्लीमेंटेशन कॉल करता है। ओके, मतलब बिना डायग्राम के तो पूरा नहीं समझ में आया, लेकिन ठीक है, तुम्हारे पास कोई डायग्राम होगा तो कभी तुमसे ले लेंगे। ये तो यार इसका मैं पहले मैं कोड करता था इस सर्विस पे, तो सब एक्सेस ही नहीं है फ्लिपकार्ट कोड का। चलो ठीक है, कोई नहीं, ये वाला तो कम्प्लीटली मुझे लाइट वाला समझ में आ चुका है। आई थिंक तुमने किया हुआ है तो तुम्हें पहले से आता ही होगा। हाँ, मैं थोड़ा सा वो हो गया था, मैंने एक्चुअली इम्प्लीमेंट नहीं किया था इसको भी। ऐसे होता है ना कि एक तुमने खुद से पैटर्न बनाया और ऑब्जेक्ट्स को फिट करके इम्प्लीमेंट किया। तो मेंटेनेंस किया दूसरा। मैंने नए वो डाले थे, कमांड्स नए डाले थे इसमें। मेंटेन किया। हाँ चलो ठीक है, ये तो आ रहा है समझ में। ठीक है, तो किसी और पे मूव करना है? नेक्स्ट कमांड पैटर्न कौन सा देखना है? मीडिएटर चाहो तो। मोमेंटो तुम लोग को देख चुके हो? नहीं, मोमेंटो कोई नहीं, इसमें ऑब्जर्वर देखे हैं बस, आई थिंक बाकी सब देखे हैं। मोमेंटो नहीं देखो, मोमेंटो मुझे पता भी नहीं एक्चुअली क्या है। चलो मोमेंटो। अंकित सर आपने सुना है? भाई मैं फर्स्ट टाइम हूँ, मैंने किया होगा लेकिन मैंने सुना कुछ नहीं है। अच्छा, मोमेंटो नहीं, उस दिन जब हम लोग आई थिंक YouTube और चेस डिजाइन हो रहा था ना, तो पुंडीर सर ने बोला था कि इसको मोमेंटो डिजाइन पैटर्न कहते हैं। जैसे कि जब इसका मतलब ये है कि दो ऐसी चीजें जो सिमिलर इंफॉर्मेशन होल्ड करती हैं और उनको तुम्हें हमेशा ही साथ रखना हो। तो जैसे कि मैप हम बनाते हैं ना, मतलब देखो मैं एक आइडिया दे रहा हूँ टू स्टार्ट दिस डिजाइन पैटर्न, मे बी आई एम रॉन्ग, बट ये था कि दो चीजें जो सिमिलर चीजों को स्टोर करती हैं उनको हमेशा तुम्हें कपल्ड ही रखना है।
तो उनको मे बी उनके लिए उनको मैप में बना स्टोर कर लेते हैं। नहीं, ये कुछ और है, ये रिस्टोरेशन लाइफ साइकिल वो उसकी जो बात पुण्य कर रहा सर है। ने बताया था वो तो उसके लिए था ना, चेस के लिए, हाँ जिसमें हमारा वो चेस के दोनों एक्स और वाई सेम था, कुछ तो था हाँ 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 हाँ, पोजीशंस उसके लिए। राइट, हाँ कोऑर्डिनेट्स थे जो थे। हाँ, हाँ इंडिविजुअली एक्स और वाई कोई सिग्निफिकेंस नहीं है तो उनको साथ में रखा जाता है। हाँ, तो उसको उन्होंने मोमेंटो पैटर्न तो कहा था। अच्छा, मुझे याद नहीं। हाँ, रुको, नहीं, उन्हें और कुछ कहा अभी था अभी मुझे। होगा, क्लियर होगा, इसको पढ़ेंगे हाँ। ना तो हमें फिर कनेक्ट कर पाएंगे। हम्म, So memento pattern is used to store state of an object to a behavior state. It is also known as snapshot pattern भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो is memento is like a restore point during the life cycle of an object, which the client application can use to store the object state to its state. Conceptually, it is very much like we create a restore point for operating system and use it to restore the system if something breaks or system crashes. अच्छा, स्नैपशॉट और क्रिएट करना और उस पे जाना, आई थिंक मोमेंटो ये वाला पर्टिकुलर यूज केस सॉल्व करता है। अच्छा, अनडू रीडू। हाँ एक्चुअली वीएम वगैरह जब हम कोई चेकआउट करते हैं तो उसमें स्नैपशॉट क्रिएट करते हैं। ठीक है। So when to use memento pattern? Memento pattern shall be used in the application in which object state is continuously changing and user of the application may decide to roll back. Real world example of memento क्या है? एक GUI एडिटर जैसे हाँ, वो तो है। पेंट था। हाँ, कंट्रोल जेड, हाँ। कंट्रोल वाई, कंट्रोल जेड। Calculator application, we can revisit all the calculations in the memory with a simple button press. Cool. जूम करो इसे। ठीक है। हाँ So सेविंग स्टेट, रिस्टोरिंग स्टेट, they have created a diagram. हाँ, so ये ओरिजिनल स्टेट हो गया, फिर ये मोमेंटो स्टेट हो गया। क्रिएट मोमेंटो। ओरिजिनल स्टेट कुछ समझ में नहीं आ रहा, अच्छे से देखना पड़ेगा। आई थिंक वो थियरी के थ्रू ही जाओ। पढ़ने से एक्चुअली हम लोग इमेज खुद बनाते हैं, ऐसे इमेज बन नहीं पाती, बनी हुई इमेज को स्टोर करना मुश्किल होता है। ये मुझे लग रहा है पूरा पूरा नया स्टेट लग रहा है। हाँ, ये सब ये सब पहली बार सबको लग रहा है, देख रहा है। हाँ, ये कहीं नहीं यूज किया मुझे जहाँ तक लगता है, कभी अंडू रीडू इम्प्लीमेंट ही नहीं किया। मेरे यहाँ हुआ है अंडू रीडू, पर मैंने नहीं किया। Originator is the object that knows how to create and save its state for future. It provides methods, create memento and restore memento. Caretaker performs an operation with the originator while having the possibility to roll back. It keeps track of multiple mementos. Caretaker class refers to the originator class for saving and restoring original internal state. Caretaker class refers to original class for saving, create memento and restore memento. Okay. ये it is original actually it is a coordinator कह सकते हो। हाँ। It is working on originator. The memento is the lockbox that is written and read by the originator and shared by the caretaker. In principle, memento must be immutable object so that no one can change its state once created. मेमेंटो ओरिजिनेटर मेमेंटो को रेफर करता है और केयरटेकर ओरिजिनेटर को, ऐसा है? नहीं, मोमेंटो को तो दोनों ही रेफर कर रहे हैं ना। अच्छा, तो memento is a lockbox that is written and read by originator and shepherded by caretaker. What is shepherd? shepherd तो उस shepherded चरवाहा। हाँ, तो ये क्या कैसे? तो एक चीज तो समझ में आ गई कि ये जो आपका मोमेंटो ऑब्जेक्ट जो होना चाहिए वो इम्यूटेबल होना ये चाहिए। इम्यूटेबल होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, वो शेफर्ड की मीनिंग समझ में आ जाएगी।
In this example, we are creating memento of an article object which has three basic attributes: ID, title, and content. Article memento class is used as memento for article objects. Okay. मेमेंटो की मीनिंग क्या है? मेमेंटो मतलब वही है ना कि जो गिफ्ट या टोकन देते हैं, वही ना? वो मेमेंटो उसकी एम ही होती है स्पेलिंग क्या? Memento memory. द ऑब्जेक्ट केप्ट एज अ रिमाइंडर फॉर पर्सन। सिर्फ कह रहा है। अच्छा। सो आर्टिकल का हमने स्नैपशॉट सेव करना है। आर्टिकल मेन क्लास है, अज्यूम कर लें। आईडी टाइटल। तो आर्टिकल आपका ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद इसमें इसने रीस्टोर एक क्रिएट फंक्शन दिया है, अरे, और इसने रीस्टोर फंक्शन दिया है आर्टिकल के अंदर ही। तो रीस्टोर में बेसिकली तुम इसको एक आर्टिकल दे दो तो अपने एट्रीब्यूट्स को दोबारा इनिशियलाइज कर लेता है। ओके, ठीक है। हाँ, मतलब वैसे ही करेगा ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज। आर्टिकल मेमेंटो में सेम चीज रखी है जो उसने आर्टिकल में रखी है, तो डिफरेंस कॉपी उसी का कॉपी है आई थिंक ये। हाँ, पर अलग से फिर बनाने की जरूरत क्या पड़ गई उसको, ये नहीं बताया उसने। इसमें सुपर कॉल कर रहा है, देखो इसे कंस्ट्रक्टर में, बट सुपर है कहाँ? नहीं है वो फाइनल क्लास और इनहेरिट इससे कर रहा है ये। किसी को नहीं, वो ऑब्जेक्ट का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। ऑब्जेक्ट क्लास ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर क्यों कॉल कर रहा है? अच्छा, ये यहाँ पे भी कॉल किया इसने। ये लिखने का तरीका होगा इसके, जरूरी नहीं है एक्चुअली। अच्छा, ये साला डमी। ऑलरेडी एग्जीक्यूशन। आई थिंक ये जरूरी है। जावा का वो सिंटैक्स होगा ना, तुम अगर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाते हो तो शायद उसमें ये कॉल करना पड़ता है। मुझे भूल गया 2-3 सालों। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, मैं रोज नहीं है। ऐसा नहीं, ऑब्जेक्ट तो बनाएगा ही। अब जावा में नहीं, हर एक लैंग्वेज ऑब्जेक्ट तो बनेगा ही बनेगा, चाहे तुम पैरामीटराइज डालो चाहे ना डालो। हाँ, मतलब सुपर का तो अल्टीमेटली शायद इम्प्लिसिट कॉल हो जाता होगा। हाँ, ओके। एनीवेज लैंग्वेज छोड़ो। नहीं तो फिर वो मेमेंटो क्लास अलग से क्यों बनी है वो मुझे अभी समझ में नहीं आया, पर ठीक है। ठीक है, बस इतना डिफरेंस है, ये फाइनल है क्लास और ये क्लास जो है फाइनल नहीं है। इम्यूटेबल एक क्लास बना लिया है उसी की कॉपी करके। हाँ, इम्यूटेबल बना दिया इसने क्लास को। ठीक है। और इसने फाइनल दिया है तो इसने गेटर और सेटर, गेटर दिए हैं बस, सेटर नहीं दिए हैं इसने। और इसमें इसने एक रीस्टोर मेथड प्रोवाइड किया है आर्टिकल के अंदर। है डिफरेंस बनने वाली, ये सब डिफरेंसेस हैं। ओके। इसने इसमें रीस्टोर दिया है, यहाँ पे तुम्हारा रीस्टोर नहीं है, तो यू कैन से कि दिस इज लाइक अ वेरी टेम्पलेट कॉपी जो कि इम्यूटेबल मॉडिफाइड। हाँ, एक इम्यूटेबल उसे क्लास चाहिए थी जो कि सारा डिटेल एक्चुअल ऑब्जेक्ट का रखेगी। ठीक है। ओके। The main class is acting as a caretaker which creates and restores the memento object. ओके। तो इसने एक ऑब्जेक्ट बनाया अपना आर्टिकल और सेट कंटेंट किया abc प्रिंट किया। उसके बाद फिर एक नया मेमेंटो बनाया, क्रिएट मेमेंटो कॉल कर दिया बस इसने। और आर्टिकल डॉट सेट कंटेंट प्रिंट आउट आर्टिकल रीड द कंटेंट एंड उसके बाद फिर उसने रीस्टोर कर दिया। केयरटेकर और ओरिजिनेटर क्या है? ओरिजिनेटर किसको कह रहा है? आर्टिकल को कह रहा है? आर्टिकल को, क्योंकि उसके पास दो मेथड है ना, क्रिएट एंड रीस्टोर। ओके। मोमेंटो इज बॉक्स। ओके। बेसिकली क्या हो रहा है कि हर ऑब्जेक्ट का एक नया ही कॉपी बना लेता है और उसमें अगर कुछ मॉडिफाई हो गया उस ऑब्जेक्ट को तो तुम रीस्टोर कर सकते हो। मतलब ओरिजिनल ऑब्जेक्ट it depends on the caretaker how it is handling the things. It can store multiple copies as well, right? Like undo many times. हाँ, right. So it can handle multiple copies also as a memento. So मतलब इसमें स्टैक का यूज होगा ना, पुश पुल और ये सब, अगर अच्छे से बनाना है तो। ये तो एक तो सिंपल, बहुत ही सिंपल बना के दे दिया इन्होंने। हाँ, बट आपको मतलब हाउ डू यू गो टू प्रीवियस इंस्टेंसेस? हिस्ट्री वगैरह तुम्हें क्रिएट करनी है तो वो स्नैपशॉट लेते जाओ। अच्छा, एक्चुअली स्नैपशॉट लेते जैसे ही कोई चेंज आए उसको स्टैक में डालते जाओ आई गेस। हाँ, स्टैक में। जैसे कि नया आर्टिकल बना तो उसको स्टैक पे डालो और उसका एक वर्जन रख लो है। हाँ, मतलब मोमेंटो में उसको स्टैक में डालते जाओ और जैसे ही अंडू कॉल होता जाए उसको रिस्टोर करते जाओ,
स्टैक अपने आप पॉप करके उसको रिस्टार्ट करते जाओ। अब डिफरेंट टाइप के स्नैपशॉट्स लेने हैं, वो उसका एग्जांपल इसने नहीं दिया है। इसने मतलब जो मोमेंटो बनाया एक ही टाइप का उसने बताया, हाँ जबकि इसलिए हाँ वही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक्चुअली। अगर मान लो चेन ऑफ मोमेंटो है कि लेट्स से हमने 4 बार सेट कंटेंट किया नहीं या 4 5 बार, बार। मैं ये कह रहा हूँ टाइप ही अलग हो, जैसे एक में 2 ही एट्रीब्यूट का स्नैपशॉट लेना है, एक में तीनों का लेना है, एक में कुछ और ही लेना है। स्नैपशॉट तो पूरी क्लास का एज इट इज होगा ना। पूरे हमेशा जब भी लेंगे तब पूरे का ही लेंगे, कभी आधा नहीं लेंगे। हाँ हाँ मेक सेंस। नहीं तो उसको फिर मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोग वो डिस्कस कर रहे थे कि मान लो चेन ऑफ स्टेप्स हो, कई बार सेट कंटेंट कर रहे हो, कई बार उसका फिर कई बार अनडू कर रहे हो, तो उसको स्टैक के थ्रू, वो तो सबको पता ही है। खैर स्टैक इम्प्लीमेंटेशन इसका मुझे लगता है कि यूज वहां पे हो सकता था जब हम लोग मूव कर रहे थे ना, तो पिछले मूव पे जाने के लिए जो चेस में मूव कर रहे थे, हाँ तो डिसाइड की इसका पिछला मूव कौन सा था उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, उसके लिए हम लोग इसको यूज कर सकते थे कि एक एक मूव किया उसके बाद उसका एक मोमेंटो क्रिएट कर दिया उसने, एंड मे बी इफ यू हैव टू मूव बैक देन यू जस्ट रिस्टोर इट। रिस्टोर। तो ये बहुत ही मतलब याद करने की जरूरत नहीं है इसको, हमें पता है कि जहां भी अंडू रीडू आए वहां पे मोमेंटो यूज कर लो। रीडू एक अच्छा वो होगा इसका एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन। अंडू तो चलो स्टैक में डालो निकालते जाओ। रीडू कैसे करोगे? हाँ रीडू हमें लगता है दूसरे स्टैक पे डालना पड़ेगा। 2 स्टैक मेंटेन करने पड़ेंगे। नहीं रीडू एक बार आपने कर दिया तो खत्म ना, रीडू कर दिया तो अब अच्छा रीडू करके फिर अंडू कर सकते हैं आप कह रहे हो? हाँ कर सकते हैं। रीडू किया तो हाँ, एक्चुअली हमारे यहाँ 2 स्टैक मेंटेन होता है, मुझे जो याद आ रहा है, मैंने नहीं किया है पर मैंने कोड एक बार शायद देखा था, 2 स्टैक मेंटेन करते हैं। तो स्टैक मेंटेन करते हैं या पॉइंटर मूव करते हैं? करंट पॉइंटर मतलब। हाँ अगर डब्ल्यू लिंक लिस्ट आप ले लो, अच्छा डब्ल्यू लिंक लिस्ट ले लो तो भी तो काम हो सकता है राइट? पता नहीं, देखना पड़ेगा। आपने अंडू किया उसको उठा पॉइंटर मूव करते रहे बस। डब्ल्यू लिंक लिस्ट लेके भी कर सकते हो। कर सकते हैं। मतलब नेक्स्ट कर तो प्रीवियस सकते हो, तुम वर्जन से ही कर सकते हो ना। जैसे तुम कहीं पे भी स्टोर कर लो और एक वर्जन मेंटेन कर लो, एंड यू नो कि प्रीवियस वर्जन और नेक्स्ट वर्जन क्या है। हाँ नहीं, डेटा स्ट्रक्चर विच वन शुड बी सुटेबल, मैं वो सोच रहा था। तो हाँ डब्ल्यू डब्ल्यू लिंक लिंक, लिस्ट ज्यादा बेटर रहेगा हाँ अंडू रीडू दोनों के लिए। डब्ल्यू लिंक लिस्ट सही है। वो पॉइंटर अपना बस मूव करते रहो कहाँ पे है, हाँ राइट उस बढ़े तो हिसाब रीड से होगा, वो लेफ्ट नेक्स्ट और बढ़े तो। प्रीवियस से अंडू और रीडू अपने आप खुद परफॉर्म करेगा। हाँ, क्यों टू साइडेड डी क्यू अगर मैं लेंगे, डबल क्यू में लूँ अगर, डबल एंडेड क्यू। हाँ, डबल जो लिंक्ड क्यू बोथ लोगे तो साइड से पॉप एंड पुश दोनों होता है। इंटरनली उसका इम्प्लीमेंटेशन डब्ल्यू लिंक लिस्ट से ही होगा। तुम्हें ट्रैवर्स करना पड़ेगा, और जब भी कुछ नया राइट करते हो जैसे ही अंडो रीडो में, ऊपर से बाद वाले सारे एलिमेंट हट जाते हैं। नहीं, मैं ट्रैवर्स क्यों करूंगा? मान लो कि तुमने करंट इम्प्लीमेंटेशन को स्टोर कर दिया, रिस्टोर कर दिया अगर, हाँ तो मैं एक को वहां से डीक्यू कर दूंगा, हाँ, और अगर नया इम्प्लीमेंटेशन आ गया तो मैं उसको इंसर्ट कर नया दूंगा। इम्प्लीमेंटेशन आ ही नहीं रहा है, समझ लो तुम्हारी बहुत सारी चीज तुमने लिखी और सिर्फ अंडो रीडो किए जा रहे हो मल्टीपल टाइम, तो उसमें कोई भी एंट्री तुम्हें रिमूव नहीं करनी है जितनी है तुम्हारे पास, अब बस उस पर आगे पीछे ट्रेवर्स करना होगा। बट रियल यूज केस तो ये होगा कि नए नई एंट्री भी है तो जहां भी है करंट पॉइंटर जहां पे है वहीं पे हम ऐड करेंगे। करेंट नहीं, उसके बाद का रीडू का स्कोप नहीं बचेगा, जैसे ही आपने कुछ नया लिखा ना तो रीडू का स्कोप नहीं बचेगा, उसके बाद के सारे एलिमेंट हट जाएंगे, पहले वाले अभी भी रहेंगे अंडू करने के लिए। नहीं, तो रीडू का मतलब बनवाल ये होता है ना कि जो तुमने अंडू किया था उसको अंडू को अनअंडू कर देना। हाँ हाँ, अंडो, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जैसे 5 एलिमेंट थे तुम्हारे पास, अभी लिख दिए तुमने 5 चीजें, हाँ, तुमने अंडो किया तो तुम 4 पे पहुंच गए, तुम अभी राइट 4 बार और अंडो कर सकते हो, एक और किया तो राइट। 3 पे पहुंच गए, लेकिन जब रीडो किया तो 2 और आगे जा सकते हो। ठीक है, दो लेकिन रीडू रीडू किया तो मैं 3 से 4 आ सकता हूँ, 4 से 4 5 आ से सकता 5 आ सकते हो, लेकिन अगर तुम लेकिन अभी 3 पे हो, अगर कुछ लिख दिया तुमने तो नया तुम्हारा एलिमेंट 4 और 5 दोनों हटके नया वाला एलिमेंट आ जाएगा, 1 2 3 अभी भी रहेंगे।
अच्छा, ओके, हाँ करेक्ट। हाँ ऐसा ही होता है इम्प्लीमेंटेशन। तो इसीलिए मैं डबल लिंक लिस्ट कर रहा था। ओके, सो मोमेंटो से सिंपल हो था, वैसे पढ़ने में बड़ा डिफिकल्ट लगा। हाँ पढ़ने में तो डायग्राम समझ में नहीं आया। अब डायग्राम देखते हैं जरा क्या कर रहे थे। बट उसका इसका इम्प्लीमेंटेशन तो वर्जन और हैश को भी लेके कर सकते हो ना, अगर किसका? तुम्हारा इंक्रीमेंटिंग वर्जन है अगर। नहीं भाई नहीं कुणाल तुम्हें हर फंसेगा। जगह हैश घुसाना ही होता है। इसको पता नहीं हैश से इतना प्रेम क्यों है। हैश ओवन में काम करता है सर सब कुछ। अरे रोहन, एज अ प्रोग्रामर मेरा काम है बस ऑप्टिमाइजेशन करना टाइम का। केयरटेकर ने कॉल किया क्रिएट मोमेंटो और वो न्यू कॉल किया मोमेंटो। हाँ वही किया हुआ है, बस ये थोड़ा अभी भी इसका सीक्वेंस डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड ही लग रहा है। सॉरी। ये आ गया समझ में? हाँ ये तो आ चुका है, उससे आ गया, अब ये वापस समझ में आ गया, लेकिन अगर हाँ पहले इसको देखने पे नहीं आ रहा था। चलो आई थिंक ये अच्छा एक एडिशन हो गया, आपने कभी ये नहीं पढ़ा था स्टेट। कोई एक और स्टेट आखिरी उठा लो, 440 हो रहा है। आई थिंक कौन सा तुमने नहीं पढ़ा होगा, फ्लाईबिट नहीं पढ़ा होगा, पढ़ा है क्या? इसमें देखिए ना प्लेन स्ट्रक्चर में था वो, सॉरी। हाँ तो इसमें हमने स्ट्रेटजी हो गया, ऑब्जर्वर हो गया, टेम्पलेट हो गया, आइटरेटर बचा हुआ है शायद, राइट, और चेन रिस्पांसिबिलिटी बचा हुआ है। चेन रिस्पांसिबिलिटी तो बताओ। मीडिएटर भी बचा हुआ है, विजिटर भी बचा है। विजिटर बचा हुआ है, कौन सा? मीडिएटर। मीडिएटर विजिटर। मीडिएटर देख लो, विजिटर ऑब्जर्वर से रिलेटेड है कुछ ना। मीडिएटर देख लेते हैं, चलो मीडिएटर बताओ सर। मीडिएटर पढ़ो। सारी एक ही जैसे बना देता है डायग्राम, सही बता रहा हूं। मीडिएटर इन सही एरोस में के ये तो बहुत ऐसे ही सारे लगता है सारे डेफिनेशन डायग्राम। होती है ना अलग अलग एरोस की। अब तो मतलब चलो, अब तो चलो ये सब बहुत सिंपल लगता है पढ़ने में। मतलब मुझे याद है कि जब कॉलेज से निकले थे उस टाइम पे जब पढ़ते थे ना ये 2012-13 में, तो साला बिल्कुल नहीं पल्ले पड़ता था, बिल्कुल नहीं। इसमें क्या देखो नाटक चल रहा है ये। स्ट्रेटजी जैसा ही लग रहा है। मीडिएटर का कंक्रीट मीडिएटर लिखा है, और उसमें कंक्रीट मीडिएटर में कलीग के कंक्रीट क्लासेस जो है उसके अंदर है, हाँ पर इसका डेफिनेशन ऊपर कहीं होगा। रियल वर्ल्ड एग्जांपल से चलते हैं। mediator promotes loose coupling of keeping objects from referring to each other explicitly. It is let's vary interaction dependent. When to use mediator design pattern helps in establishing loosely coupled communication between objects, helps in reducing the direct references to each other. This helps in minimizing the complexity of dependency management and communication among the participating objects. I think इतना काफी है, मुझे लगता है ये आसानी से समझ रियल में आ जाएगा। वर्ल्ड। A real world example of mediator pattern is traffic control room at airports. ETC. If all the flights have to interact with each other for finding which flight is going to land next, it will create a big mess. बहुत सही एग्जांपल है भाई। ये मैंने वो एक्चुअली पुंडित सर पे इस पे मीडिएटर बोला था, जब मैंने वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल वाला बोला था कि डिजाइन पैटर्न। ATC. Rather than flights sending statuses to the rather flight sends statuses only to the tower. These tower in turn sends the signal to confirm which airplane takes off or land. We must note these towers do not control the whole flight. They only enforce constraints in the terminal areas. Right. तो स्टेट मशीन में भी तुम यही कर रहे थे? मुझे भी लग रहा था, अभी पढ़ते में मुझे भी लगा कि शायद वही कर रहा हूँ। कि स्टेट मशीन जो है वो कंट्रोल कर ले रहा था ना ट्रांजिशंस। थोड़ा बहुत सिमिलरिटी होता है, बट फिर भी अलग चीज है। Another good example of Another good example of mediator pattern is chat application. In chat application, we can have several participants. It's not a good idea to connect with each participant to all other because the number of connections would be very high. सही है, मतलब basically server example है, right? तो सारे क्लाइंट आपस में बात करने की जगह पे सारे क्लाइंट सर्वर से बात करते हैं और सर्वर इंटर्न एज अ मीडिएटर काम करता है।
ठीक है. Java programming, the execute method inside the current executor interface allows these patterns. The several overloaded versions offers various schedule methods of the timer class. Timer class पढ़ा है, बहुत सही है ये. हाँ मतलब नहीं, दोनों में ये जावा .NET दोनों का ही नहीं पढ़ा है. यूज कर लेते हैं बस टाक से काम से. डिजाइन पार्टिसिपेंट्स. ठीक है भाई, मीडिएटर हो गया, कॉन्क्रीट मीडिएटर हो गया, कलीग हो गया एंड कंक्रीट कलीग्स हो गए. ठीक है. सो मीडिएटर मतलब सर्वर हो गया, एक सर्वर का ये इंप्लीमेंटेशन है, और कलीग्स जो है वो आपस सारे क्लाइंट्स हैं. नीचे सही कर दिया चैट रूम से. हाँ, हाई चैट रूम, सेंड मैसेज एंड ऐड यूजर. ये मीडिएटर है चैट रूम. चैट रूम मीडिएटर हो गया. ठीक है. इसने एक मैप बना दिया, स्ट्रिंग यूजर मैप हो गया, उसके बाद सेंड मैसेज हो गया, उसके बाद ऐड यूजर हो गया. सेंड मैसेज में क्या था, ऊपर जाना एक था यूजर. अच्छा, उस यूजर आईडी को लेता है, उसको मैसेज सेंड कर देता है. हाँ उस ठीक है. हाँ, फिगर आउट कर लेता है कि कौन सा मैसेज किस यूजर को भेजना है. उसका रिसीव देता है. फिर यूजर जो है ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूजर, इसके अंदर इसने मीडिएटर का डाल रखा है इंटरफेस, कंपोजिशन किया है. और उसके बाद तो यूजर ऑब्जेक्ट में ये मैं रूम को भी डाल दे रहा है. भाई ये देख लेना थोड़ा सा. वो मीडिएटर ही रखा हुआ है उसने, चैट रूम रखा हुआ है उसमें कि सब लोग सर्वर से कनेक्ट करेंगे ना, सारे क्लाइंट के पास सर्वर का ऑब्जेक्ट है. हाँ हाँ. उसके बाद इसने गेट मीडिएटर किया, गेट आईडी गेट नेम. इसने बेसिकली सेंड और रिसीव मेथड जो है यहाँ पे ओवरराइड किया हुआ है यूजर ने. ओके. तो ये जब सेंड करता है तो एक्चुअली में वो सर्वर का सेंड मेथड कॉल कर देता है ये. पर ये पता होना चाहिए ना किससे सेंड हुआ, ये चीज पता नहीं, पता हो रही है कि नहीं. मतलब बेसिकली इसको रेसिपिएंट से मतलब है, रेसिपिएंट की आईडी दे दो, और रेसिपिएंट की आईडी अपनी मैप में सर्च करता है और उसको वो मैसेज दे देता है. उसके सेंड में आना यूजर के सेंड में क्या था? यूजर के सेंड कंक्रीट इंप्लीमेंटेशन यहाँ ऊपर पे. हाँ ये ना चैट यूजर. हाँ ये सेंड. हाँ ये मीडिएटर का सेंड कॉल कर देता है. ओके बस. और रिसीव आया तो मैसेज को वो रिसीव कर ले रहा है. पर उसको इससे ये नहीं पता चल रहा है जो इस यूजर को मैंने भेजा कि किस यूजर से एक्चुअली आया था, मतलब इनके इम्प्लीमेंटेशन में. हाँ वो तो तुम मतलब जो सेंड है उसमें एक और सेंडर एंड रिसीवर लगा दो अगर यूजर आईडी की जगह पे, तो पता चल जाएगा. रिसीव में एक और डाल दूं रिसीवर में. हाँ रिसीव में भी डाल दो. राइट. आई थिंक इट वाज वेरी इजी. मीडिएटर को ये बीच में लगा दो, कुछ भी अगर काम करना है तो. हाँ चलो ये तो आसान है. मूव करें या देखना है? नहीं कर सकते हैं. और कौन सा था, इटरेटर देख सकते हो या फिर विजिटर भी देख सकते हो. विजिटर डिजाइन पैटर्न जो है used to solve problems which occur in a pattern. We all know that, right? So what behavioral design patterns are designed communication between different objects. A common communication patterns between different objects. One of such behavioral patterns is visitor pattern, which we are going to learn about in this course. So if you have been working on an application which manages plenty of products, then you can easily relate to this problem. You need to add a new method to the hierarchy of the classes, but the act of adding it might be painful or damaging to the design. हाँ यार ये सही लग रहा है मेरे को, इंटरेस्टिंग लग रहा है ये सिनेरियो कभी फेस किया है ठाकुर सर? ये वाला ये You need to add a new method to the hierarchy of the classes, but the act of adding it might be painful or damaging. जैसे क्लाइंट मेथड होता है उसमें नया, उसके मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन भी है और हमें सभी में एक्चुअली चाहिए होता है वो मेथड. तो पहले इंटरफेस में ऐड करते हैं, फिर उनके सारे कंक्रीट क्लासेस में ऐड करते हैं जाके. तो उसी जगह पे मैं एब्स्ट्रैक्ट में ऐड कर दूं तो, क्योंकि बॉडी सबको अलग अलग देनी पड़ेगी. हाँ बॉडी सबको अलग देनी पड़ती है, तो वही कह लो इम्प्लीमेंटेशन सबको अलग चाहिए, और अब उनमें जाके करना ही है तुमको, और पेरेंट में भी करना पड़ता है.
really we want hierarchy of objects to modify their behavior without modifying their source code. How to do that? ये तो थोड़ा tricky लग रहा है यार. So once again, want a hierarchy of the objects to modify their behavior, but without modifying their source code. To solve this problem, Vista pattern comes into the picture. ये मुझे बहुत useful लग रहा है ये pattern. In this post, so Vista pattern is a way of separating algorithm from an object structure on which it operates. A practical result of this separation is the ability to add new operations to an existing object structures without modifying those structures. तो अभी तक वही है, in a way to follow open close principle solid design का. Above design flexibility allows to add method to an object hierarchy without modifying the source written. ये सब वही है, double dispatch mechanism. Implementation पे ही आ जाओ. हाँ. तो इसमें objects हैं visitor, concrete visitor, visitable and concrete visitable. ठीक है नीचे. क्या D-link router, TP-link. Existing routers in application. Proposed solution क्या कह रहा है Vista? इसे कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ रहा अभी. So Vista pattern. ऊपर प्रॉब्लम स्टेटमेंट उसका क्या था? प्रपोज के ऊपर जाओ. जस्ट we have 3 types of router. We need to write code for them. One way to solve this problem is to define methods like configure for Windows, configure for Linux in router.java interface. नहीं, ऊपर छूट गया हमारा कुछ. An example is a better way. ठीक है. Suppose we have an application which manages routers in different environments. Router should be capable of sending and receiving character from other nodes, and application should be able to configure nodes in different environments. ठीक है. Essentially, the design should be flexible enough to support different changes in a way that router can be configured for additional environments in future without much modification of source code. जैसे Linux के लिए काम कर रहा है, उसके लिए काम कर रहा है, कल को किसी और के लिए भी काम करना चाहिए. हाँ. नया ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसमें भी चलना चाहिए. So three types of routers and need to write the source code. So one way to solve the problem is to define a method like configure for Windows, configure for Linux in router.java interface and implement them in different products. Because each will have its own configuration settings and procedure. But this problem with the above approach is that each time a new environment is introduced, whole router's hierarchy will have to be compiled again. Not acceptable solution. So this is what we can, how can we prevent this? अच्छा. नीचे डायग्राम में क्या? The proposed solution to the Vista problem ये है. Accept. D-link router links. Send and accept पहले से था उसमें ना. इसने accept एक नया डाल दिया है जो router visitor ले रहा है. हाँ हाँ. और router visit जो है 3 मेथड रखता है. Router ये Mac configuration और Linux configuration इसमें रखा हुआ है. ये दोनों configuration जो हैं 3 मेथड रखते हैं क्योंकि 3 routers हैं. हाँ. देख लो क्या है ये. So Vista is a good fit for these types of problem where you want to introduce a new operation to hierarchy of objects without changing its structures or modifying them. In this solution, we will implement double dispatch technique by introducing 2 methods, accept and visit method. Method accept will be defined in router's hierarchy, and visit will be on visitor's level. Accept वहाँ किया है और यहाँ visit किया हुआ है नीचे. Whenever a new environment needs to be added, a new visitor will be added to the Vista hierarchy that needs to implement visit method for all the available routers that solve. मतलब इसमें अगर नया ऑपरेटिंग सिस्टम एक डालना होगा तो उसको एक विजिट मेथड डालना होगा, राइट? हाँ. और उसको डी-लिंक राउटर, सिस-लिंक राउटर और टीपी-लिंक राउटर का बताना पड़ेगा सबके लिए एक इम्प्लीमेंटेशन. ये सबके लिए डालना पड़ेगा क्योंकि तीनों जगह से कॉल हो सकता है.
रियल वर्ड यूज केस मतलब ये ठीक है, पर मुझे अपने हिसाब से अभी हम इसको कभी फॉलो करते नहीं है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है यार, इसका थोड़ा सा और समझना पड़ेगा। So we go into the code. तो और यही भी हम इसको समझ लेते हैं, यही कंक्लूड कर देंगे आज का। हाँ बाकी कुछ बचे हैं बाद में देख लेंगे। visitor 1, visitor 2. So cab company, dispatcher, customer and taxi. Object structure is the list of customers, concrete element of customers list and visitor. तो बढ़िया एग्जांपल है क्या ठाकुर सर? ठाकुर सर हैं कि चले गए? ठाकुर सर नहीं है क्या? है तो ठाकुर सर हेलो। नहीं बस हैं, वो फोन रख के चले गए लग रहा है। चलो ये खुद ही पढ़ते हैं फिर, तो Okay. थोड़ा लग रहा है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो यहीं क्लोज करते हैं। हाँ आज से क्लोज करते हैं। चलो ठीक है, ओके कुणाल, चलो बाय। बाय बाय बाय।